अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और बहुत सारी अहम खबरें भी होंगी, टॉप स्टोरीज भी होंगी। लेकिन सबसे पहले जब आज के दिन की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे अहम दिन इसलिए भी है कि आज अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बर्थडे भी है। और जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की हम बात करते हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन यकीनन सबके सामने है। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब को जानता ना हो। समाजी खिदमत जिस तरह से उन्होंने की और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया और जिस तरह से वो काम करते रहे, और कहते हैं ना कि इंसान के जाने के बाद भी ऐसा काम करके जाना चाहिए जिसकी लेगेसी चलती रहे और वो लोगों के लिए सदका जारिया भी बने, लोगों अपने लिए सदका जारिया बने, लोगों के लिए ऐसे काम किए कि जिनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। शेल्टर होम्स कायम किए, एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की, बहुत छोटे पैमाने से काम शुरू किया, बहुत महदूद वसाइल से काम शुरू किया। और आज ईदी जो है वो एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि लोगों के मसाइल जो है वो हल करता है, लोगों को शेल्टर फराहम करता है, बच्चों को शेल्टर फराहम करता है, शादियां करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी ज़रूरत है हमारे माशरे को, और वो हो रहे हैं इस ईदी ऑर्गेनाइजेशन और ईदी फाउंडेशन के थ्रू। और ईदी साहब के बाद उनके बेटे और पहले उनकी जो अहलिया थी वो संभालती रही सारी चीज़ों को, फिर फैसल ईदी साहब आ गए, बच्चे भी उसी काम में लग गए। तो ये एक ऐसा काम है जो कि सवाब का काम भी है और जिसको करना एक माशरे की बहुत अहम और वक्त की ज़रूरत भी है। ईदी साहब के बाद हमने देखा कि चीपा साहब भी आए, चीपा साहब भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बुनियाद डालना और इंतहाई कम वसाइल में डालना ये बहुत मुश्किल काम था जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने किया। और अब्दुल सत्तार साहब जा भी चुके हैं, ईदी साहब जा भी चुके हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगियों में, हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में हमेशा अपने काम की वजह से और अपने जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कराची के मौसम की। तो कराची में जो है वो बादल बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी है। 1 मार्च को गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का इम्कान है। कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाला जो एक हफ्ते का स्पेल है उसमें बारिश भी होगी, हवाएं भी चलेंगी और तेज़ बारिश भी हो सकती है। तो अच्छा जो है ना वो मौसम होने जा रहा है। और आगे जैसे रमज़ान की भी तैयारियां हो रही हैं, रमज़ान की भी आमद है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि मौसम अगर खुशगवार हो जाता है तो रोज़ेदारों के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो महकमा मौसमियात तो ऐसे ही कुछ कह रहे हैं कि बादल बरसने जा रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मौसम अच्छा होगा। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरे ने सैयद मुराद अली शाह से जो है वो वज़ारत आला का हलफ लिया। कल बड़ी अच्छी तकरीब हुई और तकरीब में साबिक़ निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर साहब भी मौजूद थे और इक़्तिदार मुंतकिल हुआ, निगरान सेटअप जा रहा है, नई क़यादत आ रही है, मुंतखब हुकूमत आ रही है। और अब जो है इस तकरीब में मुख्तलिफ जो है वो रहनुमा भी शरीक थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिसमें फरियाल तालपुर थी, सैयद कायम अली शाह साहब थे, आगा सिराज दुरानी, शरील मेमन, इम्तियाज़ शेख, सरदार शाह वगैरह तमाम लोग इसमें शामिल थे। और दीगर जो सूबाई सेक्रेटरीज़ हैं, IG पुलिस हैं, रफ़त मुख्तार साहब, दीगर आला अफसरान, वो तमाम लोग भी मौजूद थे। और हलफ बर्दारी के बाद जो है वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जो है वो सुबह आज यानी वज़ीर आला हाउस उनकी आमद हुई और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया आज सुबह, जिसके मनाज़र भी आप देखेंगे। और हमने देखा कि उन्होंने जो पुलिस का जो चाको चौबंद दस्ता है उसने उनको सलामी भी पेश की। अपने फ़राइज़ मनसबी का उन्होंने अपने आगाज़ कर दिया। अगर इसका ये नेट साउंड मौजूद है तो ज़रा सुनवा देते आप हमें। तो जनाब हम देख रहे हैं कि आज 8 बजे कहा गया था कि अमन अमान से मुतालिक एक जो इजलास है उसकी सदारत भी आज मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं। अब अपना जो है वो कुर्सी उन्होंने संभाल ली। बात वही जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि बहुत जल्दी जो है ना वो डिलीवर करना होगा क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त था नहीं था वो तो अब गुजर गया, लेकिन वक्त वाकई कम है, डिलीवरी का मौका है, डिलीवरी का टाइम है, करना भी पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक़लियती नशिस्त पर मुंतखब डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद पहले गैर मुस्लिम डिप्टी स्पीकर सिंध मुंतखब हुए हैं और मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अख्तर कॉलोनी का इलाका मकीन है और उनके इंतखाब पर बहुत ज़्यादा उनके जो अहल वयाल हैं वो भी खुश हैं और उनके इलाका मकीन भी खुश हैं। वो ख़ुद भी बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि मुझे पहली दफ़ा ये मौका मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। और उन्होंने कहा कि ये मिनिस्टर्स का हल्का है अख्तर कॉलोनी, अब इस हल्के को स्पीकरशिप का हल्का भी आप कह सकते हैं, तो ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है। दूसरी तरफ हमने देखा कि MQM पाकिस्तान के इजलास की जो ऑडियो है वो लीक हो गई। पीपल्स पार्टी ने MQM का 100% मैंडेट जाली करार दिया। इसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब की वॉइस को सुना जा सकता है और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो कह रहे हैं उस ऑडियो में कि मुस्लिम लीग की क़यादत के रवैये की शिकायत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो MQM को वफाक में हुकूमत से बाहर रखना चाहती है। मुलाकात के कई दौर के बाद
मुस्लिम लीग नून ने रात के किसी पहर बुलाया और जब हम वहाँ पर गए तो हमें ऐसा लगा कि हम बिन बुलाए मेहमान की तरह वहाँ पर मौजूद थे कि चलो अब आ ही गए हो तो मुलाकात कर लो। कुछ इस तरह के जुमले मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो में सुनने में आए। तो लीक ऑडियो के साथ जो है वो एमक्यूएम के इजलास की वीडियो एडिट की गई है, यानी वो वीडियो लगा दी गई उसके ऊपर। तो ऐसा लगेगा ज़ाहिर कि ये वीडियो के साथ है, लेकिन वीडियो बहरहाल उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी अपनी जो वायरल वीडियो है और ऑडियो है उस हवाले से मुताल्लिक़ अहम बयान दिए। उन्होंने कहा कि ये है तो मेरी ही ऑडियो, मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूँ, लेकिन ये एमक्यूएम लंदन की साजिश नज़र आ रही है। मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा था, राब्ता कमेटी के इजलास में अरकान को ब्रीफिंग दे रहा था और अरकान राब्ता कमेटी को नून लीग से इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के बारे में आगाह कर रहा था। और नून लीग ने हमें ये बताया कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारा मैंडेट जारी है। तो इस पर भी आज हम बात करेंगे। उसके अलावा एक कराची में एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है हमें कि एयर टैक्सी सर्विस का आगाज़ हो गया है। सिंध और बलूचिस्तान के एयरपोर्ट्स के लिए ये दस्तयाब होगी और कराची में एयर टैक्सी सर्विस जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के एयरपोर्ट्स पर तो होगी ही, लेकिन सैर व तफरी या हंगामी सूरत हाल के सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद अब फ़ी घंटा किराए पर हवाई जहाज़ बुक करके सफ़र कर सकेंगे। ये तो मेरे ख्याल से इंटर सिटी भी चला दें कि कराची से बहरिया ड्रॉप कर दें तो मेरे लिए तो बढ़िया सारी है। लेकिन आपको पता है फिर किराया कितना है? मेराज अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। 95,000 रुपये फ़ी घंटा किराया रखा गया। क्या होगा, ऐसे कैसे होगा? भाई देखिए बड़ा महंगा है यार। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गए मैं इतने दिनों के बाद नज़र आ रहे हैं? मैं बिल्कुल इधर ही हूँ, कामों में मसरूफ़। बस देखिए आपकी तरफ से दावतनामा आते तो आ जाते हैं। थैंक यू सो मच, आप आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें बात करेंगे एयर टैक्सी का कितना जो है ना वो मज़ेदार सफ़र होगा। सबसे इंटरेस्टिंग इशू है ना। अच्छी खबर है, ज़बरदस्त। लेकिन अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी साथ आपको देना तो लाजमी है भाई, कैसे रह सकते हैं। करीमाबाद अंडरपास की तामीर जो है वो ताजरों के लिए दर्द-ए-सर बन गई और 7 माह गुजर गए, लेकिन खुदाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका। पार्किंग ना होने के बायस कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। 2 साल में बाईपास का काम मुकम्मल होना था, लेकिन अब तक तो मुकम्मल तो क्या, मतलब ऐसा लग रहा है कि आधा भी अभी तो काम नहीं हुआ। आप खुद देख सकते हैं फुटेजेस में मनाजिर हैं। ये बाईपास बन रहा है और ये करीमाबाद का इतना बिजी इलाका, इतना रशी एरिया है वो, वहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, ट्रैफिक फ्लो भी ज़्यादा होता है। बस खुदाई का काम चलता ही जा रहा है, लेकिन वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। इसको कई माह गुजर चुके हैं और नई हुकूमत से भी अपील की है कि भाई फौरी तौर पर इन कामों में तेज़ी लेकर आएँ ताकि आवाम के लिए मुश्किल आसान हो और जो कारोबार है उसमें बेहतरी आ सके। अभी चूँकि जैसे मैंने भी शुरू में जिक्र किया ना कि अभी रमज़ान आएंगे, रमज़ान के बाद और अभी से बल्कि बहुत सारे लोगों की शॉपिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, रमज़ान में और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बाज़ारों में अगर ये सूरत हाल रहेगी सड़कों पर, तो लोगों का पहुँचना और कारोबार बहुत मुतासर होगा। उसके अलावा PSL का मेला कराची में सजने को तैयार है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान मुरतब कर दिया गया है। किस तरह की सिक्योरिटी होगी, मैचेस कैसे होंगे, किसका मैच होगा, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉलिंग अरीना के आगाज़ पर मुनक्किदा तकरीब हुई और 16 करोड़ रुपए की लागत से बॉलिंग एरिया बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब का ऐसा कहना है। ये प्रोजेक्ट निजी शोबे की शराकत से चलाया जाएगा और उन्होंने कहा कि एक महंगा खेल है बॉलिंग, लेकिन KMC जो मार्केट है उससे कम खर्च करने पर शहरियों को ये सहूलत फराहम करेगी, यानी मार्केट प्राइस से कम उसमें ये आपको सहूलत मिल सकेगी। इसके लिए नई मशीनरी मंगवाई गई है और जल्दी ये अरीना मुकम्मल करके शहरियों के लिए दस्तयाब होगा। तो उन्होंने कहा कि बॉलिंग एरिया को वैसे बनने के लिए 6 माह लगते हैं, मगर हम इसे 4 माह में ही फ़ाल कर देंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं और अच्छी एक्टिविटीज़ हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो मेराज अख्तर साहब, और आप यही देख लेते हैं कि हम कराची में एयर टैक्सी सर्विस की हम बात कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा ये अगर शुरू हो जाती है। तो वैसे सिंध और बलूचिस्तान के एयरपोर्ट्स के लिए होगी। देखिए कई सालों से बहुत ज़्यादा है, वैसे किराया तो ज़्यादा है, लेकिन कई सालों से हम सुन रहे थे कि जैसे दूसरे ममालिक में भी ऐसे सर्विसेज हैं, दुबई में भी और कुछ ममालिक में सुनने में आया था कि वहाँ पे सर्विसेज हैं एयर टैक्सी की। तो मतलब सुन के लगता था कि भाई टैक्सी जो है वो एयर टैक्सी भी होती है, तो नेट पे देख लेते थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान में अगर शुरू हो रही है तो बड़ी खुशाइंद बात है और बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं पाकिस्तान के जो हमारी आवाम हैं और हम लोग जो हैं। तो जाहिर सी बात है अब जिसकी जेब इजाज़त देगी वो ही 95,000 पर आवर के हिसाब से जो है वो इसको हायर कर सकता है। लेकिन बहरहाल एक नया तजुर्बा है और इसको जाहिर सी बात है कुछ लोग तो इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और एमरजेंसी की सूरत में, जैसे कि आजकल आपको पता है कि फ़्लाइट्स के शेड्यूल मुतासर रहते हैं, कभी फोक का मसला, कभी दूसरे मसाइल। तो जो करीबी शहर हैं, जो अंदरूनी शहर जैसे अंदरूनी सिंध के मामलात हो गए, तो उसमें तो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वाकई उनके लिए एक बड़ा अच्छा तजुर्बा होगा ये कि वो फ़िज़ा में
एक टैक्सी को इस्तेमाल करें। और जिस तरह से हम फ़्लाइट लेके जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, तो तकरीबन ऐसा ही होगा, लेकिन ये ज़रा छोटे जहाज़ होंगे और खौफ भी बिलाशुबा होगा शुरू में। हाँ, लेकिन बस अल्लाह करे कि ये कामयाब हो, क्योंकि इससे पहले भी जहाँ तक मेरी नॉलेज है पाकिस्तान में एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने का 2 से 3 मरतबा प्लान हुआ है, डिज़ाइन भी हुए और डेमो भी हुए, लेकिन वजूहत की बिना पर जो है वो रोक दिया गया तो उन पर काम। लेकिन अब बहुत अच्छी बात है कि अगर ये शुरू कर दिया गया है तो उसको चलता रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए, ताकि इसमें भी अब मज़ीद जो है लोगों को, एक तो कारोबारी लोगों को मौके मिलेंगे इसमें, और दूसरे जो पायलट्स हजरात हैं उनके भी मामलात होंगे, और आवाम भी इससे जो है फैज़याब हो सकेगी। कि आपने देखा था इलेक्शन के दौरान में कुछ जो जी हाँ बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जानिब से ये हायर किए गए थे इस तरह के जो छोटे जहाज़ थे जिन्होंने पम्पलेट्स भी गिराए थे। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ तरक्की की जानिब तो हम गामजन हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि रोज़गार के मौके बड़े क्रिएट हो जाते हैं। सामने कहता है पायलट्स होंगे, स्टाफ होगा, कोई मैनेजर्स होंगे, कुछ ना कुछ होगा, तो एक चलें पूरा एक कंपनी बनी होगी और रजिस्टर होगी, तो उसमें लोगों को रोज़गार भी मिला होगा और स्किल्ड लोगों को मिला होगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल हम इसी नोट पे जो है ना वो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। अब हम बात करेंगे कि नए सीएम साहब ने जो है वो हलफ उठा लिया, हलफ बर्दारी की तकरीब भी हुई, बड़ी अच्छी हुई, बड़े सारे लोग थे वहाँ पर। और कल हमने भी देखा कि चले हलफ ले लिया है, मुराद अली शाह साहब एज़ न्यू सीएम जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। आज सुबह फटाफट इजलास भी बुला लिया, वज़ीर आला हाउस भी पहुँच गए, बस यही पेश रहे तो मज़ा आ जाए। बहुत तेज़ी दिखने में आई ना इस हवाले से। हाँ बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ इजलास होता है, सुबह 7:30 बजे वो सीएम हाउस पहुँच भी गए, अपना कलमदान संभाल भी लिया उन्होंने। लेकिन चले बहुत अच्छी बात है, बड़े एनर्जेटिक हैं, क्योंकि पिछले तीसरी मरतबा ये सीएम बन रहे हैं सिंध के, तो एक्टिविटीज़ तो इनकी रही हैं। हाँ वैसे भी इतना स्लो नहीं थे, क्योंकि हम पिछले सीएम्स को देख मतलब कायम अली शाह टाइप नहीं थे वो, बहुत स्लो हैं तो बहुत फास्ट थे और एनर्जेटिक थे। मैंने वही यही जिक्र किया ना आपसे कि उनके काम करने का अंदाज, जाहिर सी बात है कि ज़रा एक्टिविटी होती है, लोगों से मिलना जुलना, शहर के जो इवेंट्स होते हैं उनमें शामिल रहना। ये हमने ये देखा न्यू ईयर नाइट पे ना सीव्यू पर भी पहुंचते हैं ये, तो मीडिया से बातचीत भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, तो काफ़ी एनर्जेटिक हैं। तीसरी मरतबा इनको वजारत आला का जो है वो चार्ज यहाँ पर मिला है, और उम्मीद ये की जा रही है कि सिंध में कुछ बेहतरी शायद आएगी, क्योंकि पिछले अदवार में देखिए तरक्याती काम जो है वो जो वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से हुए या IMF के इश्तराक से हुए वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अमूमन ये देखा गया कि पिछले अदवार में कोई ख़ास काम नहीं हुआ, ना महंगाई के लिए ना आवाम की कोई फेवर के लिए। लेकिन फिर भी इनसे उम्मीदें लोगों को बहुत हैं, क्योंकि इनको एक तो ये लोग उसमें घुल मिल जाते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, उनके मसाइल को हल करने की यकीन दहानी तो करा देते हैं कम से कम। अब वो मसाइल हल हों या ना हो, तो एक अलग सूरत हाल है। तो बड़ा खुशाइंद इसको करार दिया जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि तकरीबन 4 से 5 माह से जो है वो जो हुकूमत थी उसने जितने इस अरसे में जो डिलीवर किया इस सिंध की हम अगर बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में अगर वही स्पीड ये भी अपने साथ रखें तो शायद ये शहरियों के और आवाम के दिल जीत सकते हैं। अब आपने स्पीड बोला तो मुझे मोहसिन स्पीड याद आ गए। पंजाब में जिस तरह से काम हुआ है, मोहसिन नकवी साहब बड़ा अच्छा काम कर आए हैं, और बड़ी कहते हैं ना मिसालें सेट हो जाती हैं। अब हमने शहबाज शरीफ साहब को बड़ा अच्छा काम करते हुए देखा था, यहाँ पर हम देखें तो मुराद अली शाह साहब इस हॉट फेवरेट अभी नज़र आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं कि भाई एक्टिव हैं और अच्छा काम करने की उम्मीद उनसे की जा रही है। तो अगर हम पंजाब के मॉडल्स को उठाकर देखें तो वहाँ CMs का कॉम्पिटिशन बड़ा टफ रहा है, एक्सेप्ट द बुज़दार। आप शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस देखें, और उसके बाद अभी निगरान सेटअप में मोहसिन साहब आए, बड़ा अच्छा काम हुआ, बहुत स्पीड में काम किया। तो सिंध में अब जो है ना CMशिप देख रही है कि अब स्पीड पकड़ी जाए और काम हो, क्योंकि यहाँ पे काम है लेकिन प्रोसेस इज़ वेरी स्लो। और फिर अब वहाँ पे मरीम नवाज भी कॉम्पिटिटर हैं, तो यकीन अब क्योंकि लोग एक टेन्योर में लोग ना मवाजना कर रहे होते हैं CMs का, गवर्नरशिप्स का, कि कौन कहाँ है, कैसा एक्टिव है। तो अब ये मुराद अली शाह साहब के लिए इस वक्त जो है ना वो नॉट अ पीस ऑफ केक होगा, और वैसे भी मसाइल भी बहुत बढ़ गए हैं अब। बहरहाल उनके लिए चैलेंज है, लेकिन वो देखें अगर मोहसिन नकवी साहब की बात की जाए तो उनका मुकाबला तो खैर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जितना स्पीडी काम किया है ना अभी निगरान सेटअप में, तो मेरे ख्याल में इसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है, क्योंकि दिन और रात की कोई तफरीक उन्होंने रखी नहीं है। और हॉस्पिटल्स हों, सड़कें हों या शहर के मसाइल हों पंजाब के, उस पर उन्होंने जो है बिल्कुल बिला तफरीक जो है वो खिदमत की है, और उनकी एक्टिविटी नज़र भी आई है।
खाली ये नहीं कि 24 न्यूज़ के हवाले से या C21 के हवाले से हो, पूरे ही मीडिया ने उनको जो है वो हाईलाइट किया है उनकी खिदमत पर। अब इसी तरह के चैलेंजेस जो हैं वो इनके लिए भी हैं, क्योंकि अब ये तीसरी दफ़ा इलेक्ट होके आए हैं CM सिंध जो हैं मुराद अली शाह। तो अब इनसे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो गुज़िश्ता 2 अदवार में हो चुका या जो डिलीवरी नहीं कर सके वो आवाम के लिए, तो वो कुछ ना कुछ बेहतरी की सूरत हाल लाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है इस वक्त वो इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है कि अब सबसे पहले तो जो है ना इदारों में जो काम चल रहे हैं ना उनको स्पीड अप कराने की ज़रूरत है। अभी जैसे हमने खबर भी दी करीमाबाद अंडरपास की तामीर जो है वो ताजिर इंतहाई परेशान है। आगे रमज़ान है, कहा गया था 7 माह में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अभी तक खुदाई वहाँ पे आगे 7 माह भी मज़ीद नज़र नहीं आ रहा है कि मुकम्मल ये कर पाएंगे। वरना ऐसे तो वहाँ पे फिर वही वाली बात, पंजाब की मिसाल आप उठा के देख लें, 3 माह में एक ब्रिज खड़ा हो गया, इतना बड़ा और इतना ज़बरदस्त। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ स्लो बहुत कर देते हैं चीज़ों को, तो इस पे नज़र होनी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा स्लो है वो काम, क्योंकि मैंने खुद बजाते खुद वहाँ देखा है जाके। ये करीमाबाद का जो एरिया है बड़ा गुंजानाबाद है, जाहिर सी बात है, मार्केट है, मीना बाज़ार है वहाँ पर, बड़ा मेन मार्केट है। और वो पूरी सड़क जो 2 रोया सड़क है वो पूरी की पूरी इस वक्त खुदी पड़ी है। लेकिन अगर इस काम को थोड़ी स्पीड दी भी जाए तब भी मैं नहीं समझता कि रमज़ान तक ये कंप्लीट होगा। ये कम से कम भी ईद के बाद जाके इसको चंद माह लगेंगे, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त उस कंडीशन है ना उस काम की, तो उसमें वक्त लगेगा। अब लेकिन आप ये देखें ना, जब रमज़ान आते हैं तो रमज़ान से पहले भी लोग शॉपिंग करते हैं और बाद में रमज़ान में तो खैर बहुत ही शॉपिंग होती है। तो अब ये करीमाबाद हो गया, हैदरी, तारिक रोड, इन जगहों पर भी ना मास्टर प्लान होना चाहिए कि सड़कों को कैसे मैनेज करना है, आपने ट्रैफिक फ्लो को कैसे करना है, और अगर अतराफ़ में कोई कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल उनको जो है ना वो कंप्लीट करा दें, या अगर थोड़ी मरम्मत करनी है सड़कों की तो कर दें। उसकी वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं भाई। 2 सालों 3 सालों से तो हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जो है वो एक साथ छेड़ दिए गए थे। देखिए, हर चीज़ की कोई प्लानिंग होती है, प्लानिंग के तहत एक जगह एक काम कर लें तो दूसरी जगह छोड़ दें ताकि डाइवर्जन हो, और ट्रैफिक अगर चले एक जगह पे लोड है ट्रैफिक का तो उसको डाइवर्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर हमने खैर ये देखा है, तारीख गवाह इस बात की कि प्लानिंग कोई भी नहीं होती, सारे काम एक साथ छेड़ दिए जाते हैं। हुकूमत ने जाते जाते कुछ काम ऐसे छेड़े थे जो उसके बाद निगरान सेटअप ने उसको कोशिश की आगे चलाने की। लेकिन जाहिर सी बात है एक पीरियड होता है कि भाई एक मंसूबे ने अगर 2 साल में पूरा होना है तो वो 2 साल में ही पूरा होगा, उससे पहले तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ होता ही है कि 2 साल वाला 4 साल पे चला जाता है। उस पूरे प्रोसेस में जब डॉलर का रेट बढ़ता है, महंगाई होती है, तो ऑटोमेटिकली उसका बजट भी ऊपर जाता है। तो उसके साथ बहुत सारे लवाजमात जुड़े हुए होते हैं। लेकिन कोशिश हुकूमत को यही करनी चाहिए कि आवाम को परेशानी से दूर रखें। बिल्कुल ऐसा ही, और ये हुकूमत के लिए इस दफ़ा बड़ा टास्क है, क्योंकि अब ये जो है ना वो ओवरऑल जो है पीपल्स पार्टी के पास सारा होल्ड है सिंध हुकूमत में, और वजारत आला में भी हैं। तो अब जो है वो चीज़ें डिलीवर करने की तरफ उनको बढ़ना चाहिए, और अब होती भी बेहतरी नज़र आनी चाहिए। तो हम यकीनन ये बातें तो सारी कर ही रहे हैं, लेकिन अब बात ये है कि हम आगे प्लान क्या है। आपको क्या नज़र आता है कि कराची में सबसे पहले CM साहब को किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, बुनियादी मसाइल जो है ना वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि मेगा सिटी कहलाता है कराची, लेकिन यहाँ पर वसाइल की कमी और बुनियादी मसाइल से है। उसकी वजह है कि भाई सबसे पहले आप यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, जो कि बिल्कुल सुबह उठते ही जब आप सो के उठते हैं उसके बाद सबसे पहले जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं तो यही हैं। तो इन पर काम करने की ज़रूरत है उनको। इसके बाद फिर ये तरक्याती काम जो है वो जाहिर सी बात है सेकेंड ऑप्शन होता है। सबसे पहले तो जो बुनियादी वसाइल हैं वो फराहम किए जाएँ आवाम को, कि कम से कम उनकी थोड़ी सी तो जो इतने टेंस हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं तो वो कुछ बेहतरी की सूरत हाल आए। तो उसके लिए उनको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि सुबह जब वो अपने घरों पे उठे कम से कम उनको गैस तो मिल रही है, नाश्ता तो बना के दे दे। खातून के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अपने बच्चों को स्कूल उसने भेजना है, ठीक है ना। तो हम ये रोज़ाना डिस्कस भी कर रहे होते हैं, पैकेजेस भी बन रहे होते हैं कि जी भाई सुबह बच्चे बगैर नाश्ते के जो है वो स्कूल जा रहे हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत ही इसकी ज़िम्मेदार होती है। तो इन जो छोटे छोटे मसाइल हैं जो हमारी बुनियादी, पहले तो उन पर काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर तरक्याती काम जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं, उसकी भी बहुत शहर में ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर भाई खुदारा मैं भी ये गुजारिश करूँगा कि जो तरक्याती काम छेड़े में कई सालों से उनको समेटें, ताकि कम से कम ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो शहर में वो तो बहाल हो। लोग परेशान हो गए, रोज़ाना जो है हम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो अवेयरनेस के मैसेजेस होते हैं उसमें ये देख रहे होते हैं कि फ़लाँ सड़क बंद है तरक्याती काम की वजह से। तो उसमें तरक्याती काम के मैसेजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि ऐसा लगता है पूरे शहर में सिर्फ तरक्याती काम ही हो रहे हैं। तो अब इन परेशानियों से बचने के लिए की सूरत हाल को भी जो है वो मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो मुलाकात है आज, उसके बाद जो है वो बुलाया गया, IGs को भी बुलाया गया और उन तमाम लोगों को भी बुलाया गया।
कि आएँ और इजलास में शिरकत करें। तो देखते हैं क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं और क्या नाम है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल अभी जैसे फिर आगे रमज़ान आता है तो हम देखते हैं कि पूरी एक नई वेव शुरू हो जाती है रोज़ों में। ऐसे ही छीना झपटी की वारदातें, मोबाइल छीनने की वारदातें, लोग सैलरीज निकालते हैं, बैंक के आगे बाहर खड़े होते हैं। स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल मैं आपको बताऊँ रमशा, देखें जो निगरान सेटअप आया था वो भी पूरे अपने वक्त में दावे करता रहा। निगरान सेटअप से मुराद पुलिस चीफ इस दौरान में जो थे, आईजी सिंध जो थे, हम ये दावे करते हुए नजर आए कि इन्होंने स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा लिया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी बिलाशुबा हुई है शहर में, मुकाबले भी हुए, लोग मारे भी गए, लेकिन स्ट्रीट क्राइम का जो रेशो था वो कम नहीं हो पाया। उसमें अगर हम समझ लें कि अभी तकरीबन 30 से ज़ायद अफराद, तकरीबन 37 अफराद शायद हैं जो कि अभी 2 माह के दौरान में जो है डकैती मज़ामत पे सिर्फ कत्ल हुए। एक एक दिन में 4 लोग मारे जा रहे हैं शहर में। लेकिन बात यही है कि उन्होंने ज़िद पकड़ी हुई है, पुलिस चीफ ने भी और आईजी सिंध ने भी, कि जी हमने स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा लिया है और कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर तो पिछले अदवार में भी काबू नहीं पाया जा सका। सीएम साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कम से कम कराची को स्ट्रीट क्रिमिनल्स तो पाक ना कर सकें, इतनी कमी ज़रूर कर दें कि जो घरों की दहलीज पर लोग लुट रहे हैं या फिर बच्चों के सामने उनके बाप को अगर गोलियां मारी जा रही हैं। अभी आपने देखा बीच में कोरंगी में वाक़या होता है, एक छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची जो है वो फायरिंग से जाँ बाग हुई थी। अब इसी तरह एक खातून कल ये इसी डकैती मुज़ाहमत के दौरान में, तो मतलब वो तो बेदरेक जो है डाकू जो है वो घूम रहे हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है। तो उसके लिए कोई मरबूत हिकमत अमली इनको बनानी होगी। उसमें सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ कि कराची वालों को थोड़ा सुकून का सांस अगर देना है इन्होंने, तो सबसे पहले स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो उस पर कुछ काबू पाने के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाएं, ताकि लोग अपनी जो जमा पूंजी है और सारी ज़िंदगी की होती है, या फिर सारी बातें, हर आदमी किसी न किसी वजह से बैंक से पैसे निकाल के ले जा रहा होता है ना जी। कोई ख़रीदारी के लिए होता है, कोई अस्पताल जाने के लिए होता है, कोई दुख के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई खुशी के लिए। तो उसमें उनको ये कोशिश करनी होगी कि वो लोगों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं, ताकि कुछ एतमाद पैदा हो शहरियों में, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पुलिस पर से एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पुलिस के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये वो क्राइम दिखाते हैं हम आप लोगों को जो रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड क्राइम इतना है, वाकई अनरिपोर्टेड क्राइम 12,500 से ज़ायद वारदातें 2 माह के दौरान 2024 में। कोई सोच सकता है कि 2 माह के दौरान में इतनी वारदातें, ये रिपोर्टेड हैं। और मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि ये आधी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, आधे लोग तो डायरेक्ट जाके सिम निकलवा लेते हैं, क्या करें, डुप्लीकेट, बिल्कुल वो नहीं पढ़ते पुलिस के चक्कर में, क्योंकि पुलिस का तफ्तीशी निज़ाम बिल्कुल बर्बाद है। ये वजह अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसा। तो रिकवरी नहीं है। जब रिकवरी नहीं है तो लोग अपना टाइम क्यों बर्बाद करें उनके पास। तो बस यही वजह है कि उनका एतमाद पुलिस से उठा हुआ है। इसके लिए बहुत ज़रूरत है पुलिस का भी मोराल बुलंद करें। हम ये नहीं कहते कि पुलिस का मोराल बुलंद ना करें, पुलिस काम कर सकती है, और जो पुलिस काम कर सकती है शहर में वो कोई और इदारा नहीं कर सकता। तो सीएम साहब को ये चाहिए कि उनको ये इंस्ट्रक्शंस दें, कुछ नई टीमें बनाएं और टेक्निकली इन सारे मामलों को देखें। बिल्कुल ऐसा ही और होना भी चाहिए। हमें नज़र भी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। MQM पाकिस्तान के इजलास की भी ऑडियो लीक हुई और उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मान भी लिया कि उन्हीं है, लेकिन अगर ये इस तरह इजलासों की ऑडियोज़ लीक होने लगेंगी तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये पार्टीज़ को कैसे कंट्रोल करेगी, पहले तो हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये तो सभी के लिए भाई, अंदर तो सारे, क्योंकि इजलास में जो बताया जा रहा है कोर कमेटी के लोग ही मौजूद थे। देखिए बात ये है, बाहर वाले तो होंगे नहीं उसमें, कि एक तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो बिलाशुबा मशहूर इंसान हैं, कराची में उन्होंने काम भी किया, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा आवर हैं वो। हाँ, एग्रेसिव, ठीक है ना, हाँ एग्रेसिव हैं, थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जो ऑडियो लीक हुई वो मैंने भी सुनी। ठीक है, कल जब ये खबर तैयार हो रही थी तो मैं मतलब मुझे पता था और मैं सुन भी रहा था कि इसको किस तरह से बनाया जा रहा है और ये क्या है। लेकिन बात ये कि अब उस पर वही कहते हैं कि जी फ़लाँ की साजिश है, लंदन की साजिश है, या इंग्लैंड की साजिश है, तो वो एक अलग बात है। बात यह है कि एग्रेसिव होकर किसी भी ऐसी मीटिंग में इस तरह की बात करना, एक तो चले ये उनका अपना ज़ाती मामला था और उनका अपना इजलास था, तो इसकी तो ऑडियो या वीडियो लीक होनी चाहिए नहीं थी। यही तो ठीक है ना, तो ये तो उनका अपना क्या कहेंगे उसको, लैब्स, उनका सिक्योरिटी लैब्स है उनका। ठीक है, उनको ये चाहिए था कि भाई इस तरह की ऑडियोज़ बाहर ना आए। लेकिन इस तरह की ऑडियो बाहर आने से एक और जो असर, हुकूमत अभी बनी नहीं है, अभी तो सिर्फ CM अनाउंस हुए हैं और अभी हुकूमत बनी नहीं है, उससे पहले ही ये जो एतराज़ात नून लीग से और ये वो जो चीज़ सामने आ रही है, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे ख्याल में चंद माह भी इनके जो इत्तेहाद है
और ये रहा भी है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ ना, ये इत्तेहाद बनते टूटते रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म इनका रिलेशनशिप नजर नहीं आया। तो इस पे बात हम करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो जाने से पहले हम बात करें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के रिलेशनशिप के हवाले से। ये ऑडियो लीक सामने आई है, बहुत इजलास के अंदरूनी जो है वो बातें सामने आई जो कि नहीं आनी चाहिए, और ये यकीनन एक हम कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लैब्स या आपको देखना चाहिए कि आपकी अपनी सफ़ में कौन सी काली भेड़ें हैं जो अभी तक जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर्स उनके लिए चले, वो लंदन के लिए हों या किसी और के लिए भी हों, तो ये बड़ा गलत है और ये आगे जाके इसका एमक्यूएम को बड़ा नुकसान होगा। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अब इनको ये इन झगड़ों से निकल जाना चाहिए। लंदन, फ़लस्तीन, अमेरिका, ठीक है, अब एक जमात है, उसको एक मैंडेट मिल गया है, तो अब उनको अपने उस हिसाब से काम करना चाहिए। और बात यह कि थोड़ा सा गुस्से पर भी काबू रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें अगर लीक हो रही हैं तो फिर जाहिर सी बात है इनके दरमियान बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी शायद कि नहीं चाहते कि शहर में अमन बरकरार रहे। और देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है तो बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ताकतवर जमात है, और जो इलेक्शन में उनके नताइज हैं तो वो सिंध में ख़ुद हुकूमत बनाने के भी जो मतलब बारहा कह चुके हैं कि हम वो खुद चाहें तो अपना हुकूमत बना सकते हैं वो। तो अब ये अगर इतनी जल्दी ही जब तक वजारतें भी अभी तक कंफर्म नहीं हुई हैं, कलमदान भी कंफर्म नहीं हुए कि किसको क्या मिलना है, उससे पहले इस तरह की जो है वो लीक्स शुरू हुई हैं। और ये बात भी सामने आ गई कि वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो एमक्यूएम को वफाक हुकूमत से बाहर रखना चाह रही है। उन्होंने ये बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि वो प्रोसेस का तो अब अगर इतनी मतलब इतनी जल्दी ये सारी बातें सामने आ रही हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा अरसे जो है वो जो है इत्तेहाद चलेगा नहीं। लेकिन इस वक्त इस मुल्क को इन चीज़ों से हटकर जो है हमें काम करना होगा, आपस में बहरहाल मिलजुल के इसकी बेहतरी के लिए काम करना होगा, ना कि हम आपस में जो है वो अनाद रखें या लड़ाई झगड़ा करें। तो इन चीज़ों को खैर मिल बैठकर इनको मशवरे से करने की ज़रूरत है। और इस तरह की जो लीक्स शुरू हुई हैं, बहरहाल ये एक जमहूरियत जब होती है तो ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं, मीडिया पर भी आती हैं, तो खैर लेकिन ख्याल रखना चाहिए कि चीज़ें ज़्यादा लीक ना हो। आपने बिलावल जिसको जमहूरियत से जाना लिंक कर दिया। नहीं देखिए, जमहूरियत में ये जमहूरियत का हुस्न भी होता है ना, देखिए आपस में थोड़ा सा जो लड़ाई झगड़ा नोक झोंक जो होती है सियासी जमातों की, ये जमहूरियत का हुस्न कहलाती है ना। तो नहीं, लेकिन भैया अंदर पार्टी के अपने अंदर बड़ी नोक झोंक यहाँ तो ये खतरनाक बात है कि पार्टी के अंदर वैसे तो जमहूरियत का हुस्न है, पार्टियों में लड़ाई झगड़े सब चल, लेकिन अब और ऐसे मौके पर जब बड़ा अपने आप को एमक्यूएम ने रीस्टोर किया पोजीशन को अपनी, और ये सब जोड़ तोड़ के बाद ही किया, तमाम ये पीएसपी ये वो सब कुछ मिला मिलू के फिर मुत्तहदा बनी, तो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकेंगे अगर ये इसमें कोई निकल आता है कोई। बिल्कुल इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, बहुत सीरियस लेना चाहिए मुस्तफा कमाल साहब को, और संजीदगी की और तहम्मुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त एमक्यूएम को, क्योंकि एमक्यूएम को बहुत अरसे बाद मैंडेट मिला है कराची में, तो अब उनको जाहिर सी बात है कुछ एहतियातें करनी पड़ेंगी ताकि वो कुछ डिलीवर कर सकें, कुछ काम कर सकें आवाम के लिए। सही बात है। इसके अलावा साथ मैंडेट को मिलने की बात हुई तो अक़लियती नशिस्त पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उस पर मुंतखब डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद ने भी जो है ना वो पहले गैर मुस्लिम के तौर पर एज डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली में मुंतखब हो गए, तो ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि चलें अक़लियती बरादरी से भी कोई आया और एज डिप्टी स्पीकर जो है मुंतखब हुआ। बिल्कुल देखेंगे पाकिस्तान, देखिए इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, या अक़लियतों को हमेशा जो है वो साथ रख के चला जाता है और उनको भी उनके हुकूक दिए जाते हैं, और ये बात साबित की है। कई ऐसे मौक़े आए हैं जिस पर पाकिस्तान ने ऐसा है कि अगर कोई भी अक़लियती बिरादरी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है तो उसको सपोर्ट भी की जाती है, और उनको जहाँ तक हो सकता है, मतलब अगर उनको जैसे किसी इदारों में आप जगह देनी है या किसी सरकारी महकमों में जगह देनी है तो उनको दी जाती है। तो ये एंथनी नवीद जो हैं अख्तर कॉलोनी कराची के ही रिहायशी हैं जहाँ तक हमारी मालूमात है, तो डिप्टी स्पीकर का ओहदा इनको मिला। अच्छा, ये एक दुनिया में एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है इसका कि पाकिस्तान जो है वहाँ पर अक़लियतों को भी इतना ऊपर रखा जाता है और अपने साथ रखा जाता है, एक बहुत खुशाइन बात है उनका ये होना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हम पहले सुन रहे थे कि जी पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन हुए इसके बाद 2 CM ख़वातीन बनेंगी 2 सूबों की, लेकिन बहरहाल उसमें से एक तो पंजाब में तो जो है मरीम नवाज़ का है, और लेकिन यहाँ दी फरियाल का नाम जो है वो लिया जा रहा था सिंध में। और जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस थी ये चीज़ें,
लेकिन जो इतलात हमें जो मौसूल हुई, उन्होंने खुद शायद इसके लिए जो है वैसे अगर ऐसा हो जाता तो बड़ा मज़ा आ जाता, जी कॉम्पिटिशन बिल्कुल। अच्छा और ये हो बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है ना दुनिया में कि जी ये वाकई जमहूरी मुल्क है, और इस जमहूरी मुल्क में ख़वातीन को भी वो ताकत हासिल है जो मर्दों के शाना बशाना जो काम कर रही हैं। तो इसी तरह जो अक़लियती बिरादरी है उसको भी साथ रख कर जो है वो चला जा रहा है और चला जाता रहा है। वैसे भी सिलेक्शंस को लेके भी बड़ी जो है ना वो इंटरनेशनल मीडिया की भी नज़रें थी, हमेशा ही होती हैं, लेकिन ये भी बात रेगिंग की और इन सारी चीज़ों की खबरें सामने आती नहीं। तो लेकिन मिराज अख्तर साहब, जब इस तरह की चीज़ें एज रिज़ल्ट जाएंगी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के तौर पे जाएंगी, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर इमेज भी बिल्ड होता है, बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है। और वाकई इंटरनेशनल मीडिया हैज़ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन एट पाकिस्तान गवर्नमेंट की क्या हो रहा है, क्या बनने जा रहा है, और ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसी है। अब खातून इंडिया और अमेरिका की बड़ी नज़रें, बिल्कुल उनकी नज़रें तो हमेशा से खैर रहती हैं हम पर, और उन समय तकरीबन पूरी दुनिया ये देख रही होती है। ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्शन एक ऐसा मौका होता है कि जिसमें वो किसी भी मुल्क में हो, आपने देखा होगा कि अमेरिका में अगर इलेक्शन हो रहे होते हैं तो पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट वहाँ पर पहुँचा होता है, पूरी दुनिया में उसका चर्चा हो रहा था कि जी यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, इस तरीके से हुआ है। तो इसी तरह पाकिस्तान भी जो है एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इलेक्शन होता है तो उसको लोग देखना चाहते हैं। और हम थोड़े से दिलचस्प लोग हैं क्योंकि हम लड़ाई झगड़े और हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाहर रहती हैं और डिस्कस रहती हैं, मीडिया पर रहती हैं। तो लोगों को बड़ा वो होता है कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है, कैसा हुआ और धांधली हुई या नहीं हुई, तो ये सब चीज़ें वो देख रहे होते हैं। तो अगर ये चीज़ें वो देखते भी हैं तो उस पर हम पर नज़र भी रखते हैं, और जब हम पर नज़र रखते हैं तो हम कुछ अच्छा भी करते हैं जो कि सामने नज़र भी आता है। जैसे कि अक़लियती बिरादरी को हमने ये जो नवीद साहब हैं, एंथनी नवीद, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली बने, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो पूरी दुनिया में जाएगा। और दूसरा हमारे एक ख़ातून का CM होना, ये भी बहुत अच्छा मैसेज है। बस अब बात यह है कि जो भी हुकूमत बनती है, अभी तक तो सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि वजारतें किसको कौन सी मिलेंगी। ये चपकलिश जब ख़त्म होगी तो जिसको जो भी मिले वो कम से कम अपनी पूरी कोशिश करे कि इस पाकिस्तानी कौम के लिए, इस आवाम के लिए कुछ ना कुछ डिलीवर ज़रूर करे। बिल्कुल ऐसा ही, और आप बिल्कुल दुरुस्त ये बात कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो है हमारे पास कुछ डिलीवर करने की जब बात हो रही तो मुर्तज़ा वहाब साहब की भी बात कर लेते हैं। नया बॉलिंग एरिना बनने जा रहा है, और बड़ा नहीं है अभी कि स्पोर्ट्स में बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ऐसे मुर्तज़ा वहाब साहब लियारी का स्टेडियम बनाया, उसके बाद जी जनाब अभी ग्राउंड्स की सूरत हाल जो है वो बेहतर करने की तरफ निकल गए, और अभी एक और एक्टिविटी नज़र आ रही है कि चलें बॉलिंग एरिया बनने जा रहा है, तो अच्छा है। अच्छा KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2008 में बनाया गया था बॉलिंग एरिना, लेकिन गैर फाल था, तो उसको मेरे ख्याल से रिवैम कर रहे हैं, नई मशीनरी मंगा रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है इस हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब सबसे पहले माल का हाल देख लेते हैं कि इस वक्त आज जो करेंसी रेट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो आइए नज़र डालते हैं। कैनेडियन डॉलर इस वक्त 207 पे पहुंच गया है, और कुवैती दिनार जो है वो ज़्यादा है 905.46। और अगर हम US डॉलर की बात करें और सऊदी रियाल पर भी नज़र डाल लें तो 74.25 पे बरकरार है, और 279.3 पे जो है वो US डॉलर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी दिनों से हमें नज़र आ रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, उम्मीद ये कि नीचे आए, बढ़े ना। इसके साथ साथ कुछ सब्जियों के रेट्स हैं, उस पर भी नज़र डालते रहेंगे। साथ साथ ज़रा दिखाइए कि आज कौन सी सब्ज़ी सस्ती है और कौन सी सब्ज़ी महंगी है, तो मुझे कौन सी सब्ज़ी बनानी है ये मैं यहाँ देख के रोज़ डिसाइड करती हूँ। कल हमने बड़ी बात की मिराज अख्तर साहब, कल क्या सस्ता था, कल गोभी थी, तो फ़हीम भाई ने कहा कि कौन सी तुम्हें गोभी की चीज़ आती है। मैंने कहा गोभी आलू, तो कह रहे कुछ और बताओ, तो मैंने कहा आप बताओ उनको कुछ नहीं है। फिर फूल गोभी आज भी सस्ती है, 69 में पहुँची। देखें आप क्या लेके जाएंगे बेगम के लिए घर पे पकाने के लिए। 60 रुपीज़ में बंद गोभी जो है वो मिल रही है। लौकी और भी आज चने की दाल और लौकी बन जाए भाई तो रही, और सारे चलाओ, देखो सस्ती सब्जी क्या मिल रही है। वेरी गुड। बैंगन तो 30 रुपये में मार्केट में है ही, 30 रुपये किलो बैंगन। कहाँ है भाई? ये पता नहीं कहाँ के रेट्स हैं। जब मेरी वाइफ सरकारी रेट चला रही है, गवर्नमेंट रेट्स लिखा हुए हैं, ये इसीलिए चलाते हैं भाई कि आप लोग अवेयर हो जाएं। जब आप यार 179 रुपीज़ टमाटर लिखा हुआ है, 125 रुपये किलो टमाटर लिए हैं मैंने अभी 2 दिन पहले। बिल्कुल इतना ही रेट चल रहा है। ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही है, क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट रेट्स है ना ये तो, लेकिन रिटेल जो हो रहा है ना वो इससे डबल कीमत पर हो रहा है। हाँ। और आजकल ओवरऑल मैंने ये बात नोट की है कि लोग ये भी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि अब तो सब्ज़ी पकाना भी जो है ना वो तो बहुत महंगा हो गया, मुश्किल हो गई। ये जो रेट गवर्नमेंट की तरफ से लिखे गए इस रेट पे मिलता कब है?
इस रेट और पे अगर नहीं इस मिलता। रेट पे मिल जाए तो आवाम के लिए तो पकाना आसान हो जाए। 40 रुपए 30 रुपए बैगन मिल रहा है, धनिया 7 रुपए की गड्डी कौन देता है? अभी 7 रुपए लिखा हुआ है यहाँ। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट रेट्स हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट मुकर्रर किए जाते हैं उस पर ना तो फ्रूट मिलता है ना सब्ज़ी मिलती है। और अब तो खैर से रमज़ान करीब है, तो अब हम अपने तौर पे ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हर चीज़ के पैसे जो है वो अंडों का ये रेट आ गया, बढ़ा जरा देंगे। देखिए मेरा भी 290 रुपए दर्जन। क्या दर्जन रेट है अंडों का मार्केट में? देखिए वो अंडों के रेट का तो मुझे क्लियर नहीं है दर्जन का, लेकिन इतना पता है कि अंडा लेके नहीं जाते 30-40 रुपए का एक अंडा है, इतना मुझे पता है। 35 रुपए का अंडा है। हाँ 30 या 40 रुपए का एक, ये वो भी फार्मी, हाँ फार्मी ठीक है ना। अगर हम देसी पे चले आए तो वो 60 या 55 ऐसे उसके पैसे हैं। तो खैर ये सब चीज़ें वो है, सारी नर्ख जो होते हैं उस पर अगर फ़रोख्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ख़ास तौर पे रमज़ान की आमद है तो इस वक्त सब चीज़ें जो है वो ऊपर ही जानी है। हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज ये भी है भाई कि रमज़ान से पहले चीज़ों को किस तरह से या बाज़ारों में या जो गवर्नमेंट के तयन करदा रेट है उस पर भी अगर मिल जाएं लोगों को तो बहुत आसानी हो जाएगी लोगों के लिए। देखिए रिवायती तौर मर्जी से दे रहे होते हैं। माह रमज़ान से पहले और माह रमज़ान में रिवायती तौर पर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तारकार जो है वो एक ऑपरेशन करते हैं जो मीडिया पर हाईलाइट भी होता है, लेकिन हमें उसके कोई नताइज नज़र नहीं आते। जुर्माने ज़रूर होते हैं दुकानों पर, कारोबार करने वालों पर, लेकिन सस्ती अशिया फराम जो है वो नहीं की जाती हैं। तो लोगों का यही शिकवा रहता है कि रमज़ान मुबारक तो ऐसा मौका होता है कि जिसमें दूसरे ममालिक में लोग जो है वो कुछ ऐसा कर लेते हैं कि भाई मुसलमानों को कुछ उसमें फेवर मिल जाए, लेकिन हमारे अपने मुल्क में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हर चीज़ डबल पे चली जाती है, जो कि बड़ा लम्हा फ़िक्री है हम लोग। मुस्लिम ममालिक के अंदर तो चले सेलें लगती हैं, आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं, चाहे आप मलेशिया या दीगर कंट्रीज़ की या सऊदी अरब वगैरह की मिसालें उठाकर देख लें तो आप कहेंगे हाँ मुस्लिम कंट्री दे रहे हैं। लेकिन गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में स्पेशली सेल्स लगाई जाती हैं, रमज़ान सेल्स, और वहाँ पर बड़े बड़े डिस्काउंट्स दिए जाते हैं फॉर ईद शॉपिंग। और हमारे यहाँ तो सारे सेले वेले ख़त्म, जो कचरा होता है वो भी बिक रहा होता है ईद के दिनों में। ऐसे ही तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। और इसमें हुकूमत का रोल नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इसमें ब्रांड्स को भी आगे आना चाहिए, इसमें प्राइवेट बिजनेसेस को भी सामने आना चाहिए। अगर किसी की दुकान भी है, कोई सब्ज़ी भी बेच रहा है तो उसको भी कोशिश करनी चाहिए कि चलो यार मैं जितना कम मुनाफा रखे और ज़्यादा बेच दूँ तो वो अच्छा है। तो ये सोच जो है ख़त्म हो गई है। देखें हर चीज़ का मलबा हम असल में डाल रहे हैं हुकूमत पे। ये इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। ब्रांड्स कितने जो है ना वो बने यहाँ उन लोगों का किरदार है जो कि मुनाफाखोर हैं, बहैसियत कौम बहैसियत मुसलमान, वो सिर्फ पैसा कमाने को जो है तरजीह देते हैं। उनके लिए मजहबी हवाले से कोई उनका रुझान ऐसा नहीं होता कि मैं सस्ता देके कोई नेकी हासिल कर लूँ। तो नेकी के लिए काम नहीं करते, बिज़नेस करना है उन्होंने और बिज़नेस वो अपने तौर पे करते हैं, इसको डबल पे ले जाते हैं। आम आदमी परेशान हो जाता है क्योंकि अब फ्रूट चाट खाना जो है ना वो मतलब एक गरीब घराने के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। और आप ज़कात दे रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, आप फितरा दे रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन को हमने देखा है, लेकिन जहाँ पर आप फैसिलिटेट आवाम को बराह रास्त नहीं, वो सिर्फ चीज़ें अपनी जगह बरकरार हैं। मैं कतई यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि भाई वो छोड़ दो और ये कर दो, वो सब चीज़ अपनी तरह बरकरार है। लेकिन बात वही है कि आप, अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना कि एक जायज़ मुनाफाखोरी करें। आज ही मैंने सुना कि आप जो मुनाफाखोरी करें वो जायज़ आप मुनाफा कमाएं। तो बात ये है कि आप जो है ना अगर इस तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं है। और बिज़नेस के भी कुछ रूल्स होते हैं और हर जगह पर चैरिटी का भी एक वो रखा जाता है और होता है, तो हमारे यहाँ वो नज़र नहीं आता। बाहर ख़ास तौर पर अगर हम उसको रमज़ान में देख लें तो वो बहुत अच्छा है। वही KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे बात किए बगैर नहीं रह सकते, वक्त कम रह गया है। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? और इसमें मुझे बहुत अच्छी बात लोगों को बतानी है कि हम शहर कराची के बारे में बात करते हैं कि रोशनियों का शहर था, मॉडर्न सिटी था। तो ये 1960 की दहाई में क्लिफ्टन में अरीना जो है वो मौजूद था और पहली दफ़ा जो बॉलिंग की फैसिलिटी थी ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसको ये रिवैम कर रहे हैं, यानी दोबारा रिन्यू कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब और इनकी टीम मिलकर। 16 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, लेकिन चलें अच्छी एक एक्टिविटी आवाम को मिल जाएगी। देखिए ये इतना कॉमन नहीं है ये गेम हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है, तो महंगा है ना? जी हाँ महंगा भी है। और कराची में हम एरिना में चले जाएं तो चलें ये कुछ हमें इसकी फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि KMC के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए काम हो रहा है और वहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है। कम से कम कुछ सस्ता तो होगा कि एक आम आदमी का जो शौक नॉर्मल प्राइस से कम रखेंगे, क्योंकि इसके प्राइस हाई होते हैं इसलिए हर कोई इसको एंजॉय नहीं कर पाता। तो अब उम्मीद ये बनती है कि अगर KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शायद ये बन रहा है, जिसकी ओपनिंग वगैरह इन्होंने की है, तो अगर ये 4 माह में तैयार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लोग भी जाएंगे और हम भी जाएंगे बिल्कुल।
इसको एंजॉय करेंगे इवेंट को। और मल्टीपल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। महंगे सस्ते का तो खैर एक वक्त पे आके अब हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन्होंने जाना है और जिनके पास पैसा है वो हर तरह की एक्टिविटी इंजॉय कर रहे हैं। कराची के इतने बड़े बड़े क्लब्स हैं जिनकी मेंबरशिप्स हैं और इंडोर और आउटडोर गेम्स दोनों वो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। तो हर फैसिलिटी सबके लिए नहीं होती, तो जो लोग अवेल करना चाहते हैं उसको ज़रूर करेंगे। लेकिन अच्छा है कि अच्छी चीज़ होने शहर में जा रही है और हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक यू सो मच मेराज अख्तर साहब, आपने वक्त दिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि जो हम मुख्तलिफ तरह के इशूज़ डिस्कस करते हैं और हेल्थ इशूज़ भी, ताकि हम सब अवेयर रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि सीने की जो जलन है, मैदे की ख़राबी है और तेज़ाबियत है, उसकी क्या वजूहात होती हैं, क्योंकि बहुत नॉर्मल कंप्लेन है जो लोगों में बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों होता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब भी मौजूद हैं। वेलकम करते हैं आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, खुश हैं? अल्लाह का एहसान। आप कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और साथ साथ हमारे साथ वजिया भी मौजूद है, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वेलकम टू द शो वजिया, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, सब सेट अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम बात करते हैं कि सीने की जलन हो रही है, मैदा ख़राब हो रहा है, तेज़ाबियत हो रही है, ये सब चीज़ें क्या आपस में लिंक्ड हैं या इसका क्या जो है ना वो वजह नज़र आती है? सबसे पहले शाह साहब आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, कुछ ऐसी रीज़न्स होती हैं, इसमें आप डिप्रेशन को भी ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, जिनको भी डिप्रेशन होगी उनको गैसेस, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुरगन ग़िज़ाएँ हम खा रहे होते हैं और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, तेज़ मसाला जात और कुछ बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से मैदे में एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है। जब तेज़ाबियत हद से बढ़ जाती है, जैसे जलन बहुत ज़्यादा, यहाँ गले तक जलन शुरू हो जाती है, और जब ये हद से बढ़ जाती है तो मैदे में वर्म हो जाता है। वर्म के बाद आस्ते आस्ते उसमें एक अल्सर की कैफियत आ जाती है जो ज़ख़म सा बन जाता है। फिर इसमें एक अल्सर से पहले एक बैक्टीरिया होता है एच पैलोरी का, ठीक है, वो एक्टिव हो जाता है जो कि आपके मैदे में अल्सर का सबब बनता है। तो इसमें जलन और दर्द दोनों शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ये है कि दर्द इस कदर होता है कि तो मुंह से हल्का सा ब्लड भी आ जाता है, वो मैदे की वजह से होता है। और इसमें सर दर्द भी रहता है। बाज़ लोगों को मैदे की तेज़ाबियत की वजह से खांसी भी शुरू हो जाती है। तो ये एक रीज़न्स होती हैं जो कि हम बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा खाते हैं। कुछ मौसम, हवा, पानी का भी इन्वायरमेंट होता है इसमें ये होता है कि जैसे अब कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे जाते हैं, बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जैसे हम गांव देहात से यहाँ कराची में आते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उनको वापस जाते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक इन्वायरमेंट वेदर का भी है इसमें, हवा पानी का भी है। तो इसलिए आप पानी साफ़ पिया करें, पानी का टेक ज़्यादा रखा करें, क्योंकि तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए पानी सबसे ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन इसबगोल छिलका हर घर में मौजूद होता है, एक चाय वाला चम्मच एक गिलास पानी में मिला के एक टाइम रोज़ाना पिया करें, ताकि आपकी तेज़ाबियत ख़त्म हो, मैदा नरम रहे और मैदे की खुश्की भी दूर हो जाए। सही। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। पानी का टेक इसलिए हम कहते होते हैं कि जब पानी पियेंगे तो कैलोरीज जो है, जो तेज़ाबियत है आपकी, वो यूरिन के रास्ते से खारिज होती है। सही, ज़बरदस्त। तो सीने की जो जलन है उसका जैसा बताया खाने से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। हाँ, सबसे बड़ा तो ज़ाहिर बात है यही है कि आप खा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हमें फंडामेंटल्स कि आपको खाना किस तरह से, इस चीज़ को भी इतनी बात नहीं होती है, इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। पहली जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि खाना खाते ही पानी पी लेते हैं। खाना खाते के साथ ही पानी पीने से क्या होता है कि क्योंकि हमारे स्टमक को, जब हम खाना खाते हैं उसके राइट आफ्टर ईटिंग हमारे स्टमक को एसिडिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पानी पीते ही वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो फिर उससे जाहिर बात है उसका काम जो है वो सही से नहीं कर पाएगा। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसे एसिडिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सेकेंडली जो है थोड़ा सा खाने का हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हम बहुत तेज़ जल्दी खाते हैं। मतलब क्योंकि हमारा जो ये थूक है ना, जो सलाइवा हमारे माउथ के अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं डाइजेशन के। और जब हम लोग जल्दी खाएंगे, तेज़ खाएंगे और सारा काम हमारे मैदे पे पड़ जाएगा, स्टमक पे पड़ जाएगा, तो वो भी बहुत बड़ी वजह बनता है कि ये एसिडिटी, ब्लोटिंग, इन्फ्लेटुलेंस, गैस्ट्रिक होना, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होना, सीने में जलन होना, तो इन तमाम चीज़ों का ये बहुत बड़ा सबब है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि खाना खाया लेकिन हज़म नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं पे रखा हुआ है। तो वो क्या वजह होती है? वो इसी वजह से कि प्रॉपर चबा नहीं रहे हैं या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं? बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो ओवर ईटिंग आप कर रहे हैं, फिर प्रॉपरली आप उसे चबा नहीं रहे हो। जैसे मैंने कहा, अच्छा, फिर बहुत से लोग ने, क्योंकि मैं अक्सर कह रही होती हूँ कि खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पिए, तो कहते हैं अच्छा हम खाने से पहले पी लें। पहले भी नहीं पीना, आपको आधे घंटे पहले पीना है और आधे घंटे बाद। ये बहुत ही छोटी सी बात है मगर ये बहुत बड़ा
जैसे कहते हैं ना मसला पैदा कर सकती है आगे जाके। तो ये है कि और उसके अलावा अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है या कभी कभार हम इस तरह का खाना खा रहे हैं तो जस्ट मैं कहती हूँ सिप ले लें, और सौंफ सबसे बेहतरीन है। खाना खाते ही आप सौंफ ले लें, थोड़ी सी आधा चम्मच ले लें, तो उससे क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो स्टिमुलेट कर रही होती है, बहुत ज़्यादा बना रही होती है, तो वो आपके डाइजेशन में भी हेल्प करती है। और सौंफ का खुद भी, सौंफ ठंडी होती है ना, हाँ। वैसे कहते हैं क्या है, ठंडा गर्म एंटी होता है गैस होती सौंफ। है, गैसेस को ख़त्म करती है, एंटी गैस होती है। अजवाइन जो है वो पेट के दर्द को ख़त्म करती है। सही। अगर आप अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे, अगर पेट में दर्द हो रहा हो, आधी चम्मच चबा लें, ऊपर थोड़ा पानी पी लें, पेट का दर्द फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि खाना पीना, जिस तरह अभी वजिया ने कहा कि खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए। एक चीज़ और है, खाली पेट आपका मैदा और तंग करेगा आपको तेज़ाबियत बढ़ेगी। हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें, कोशिश करें टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, छोटा गोश्त, ऐसी चीज़ें खाया करें। ये जो आलू, चावल, गोभी, पराठा, मसाला जात, बिरयानी, इन चीज़ों को कम से कम यूज़ करें। अच्छा, खाने के बाद पानी पीने की जब बात हो रही है तो अमूमन हमारे यहाँ तासुर ये भी है कि चलो यार कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो उससे क्या होगा, ये सब कुछ हजम कर देगी। तो जो भी कुछ खाए, जैसे आप कह रहे हैं कि ये पराठा खा लिया, निहारी खा ली, बिरयानी खा ली, पाए खा ली, और अब कोल्ड ड्रिंक पी लो, सब सेट। तो और वैसे भी अमूमन प्रैक्टिस है, फास्ट फूड के साथ भी हम पी रहे होते हैं, तो ये किस हद तक जो है ना वो क्या हजम कर देती है सारा जो भी आपने खाया? हजम क्या ही मैं खा ले, और उस वक्त तो शायद आपको कर दे, कुछ आपको बर्ब्स हो जाएं वक्ती तौर पे, मगर ये और ज़्यादा एसिडिक कर सकती है आपके, क्योंकि जाहिर बात है ये एक तो शुगर बहुत ज़्यादा आपने तादाद में ले ली, उसमें कितना ज़्यादा उसका होता है, क्योंकि जब हम असल में जो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं ना इंसुलिन से भी रिलेटेड हैं थोड़े से, जैसे आप कह रही हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, और ये है हमारे यहाँ जनरली है कि वो हजम कर देगा, कितना ज़्यादा उसके साथ शुगर इंटेक आपने ले लिया वो, और वो इससे इंसुलिन भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, पेनक्रियाज डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर जो है जब हमारा फूड हजम होने लगता है ना, तो हमारे एक जूस होता है बाइल जूस जैसे कहते हैं, वो उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि उसको सही तादाद में निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैदे से, ताकि वो फ़ैट को वो कर सके, यानी कि उसको ब्रेक डाउन कर सके और उसको फिर एब्जॉर्ब कर सके। अक्सर एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी इंक्लूड करूँ कि बहुत से लोगों का वेट इतना नहीं होता, उन्हें ब्लोटिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से उनका वेट ज़्यादा हो रहा होता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका बाइल जूस सही वर्क ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो फैट को सही तरह से ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, और फिर जब वो ब्रेक डाउन नहीं होता तो क्या होता है, फैट जो है वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जमा होना शुरू। ब्लोटिंग क्या है? ब्लोटिंग यही है कि आपके अंदर वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, गैस बहुत ज़्यादा हो गई, और फैट का जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया जगह जगह बॉडी में, जिसकी वजह से आपका वेट ज़्यादा हो गया, और आपको बेसिकली फ़ैट, जिसे कहते हैं ना वेट लॉस इज़ बेसिकली फ़ैट लॉस, आपको फ़ैट कम करना है। जनरली अभी बहुत ज़्यादा हो गया, फ़ैट कम करें, फ़ैट कम करें, मगर जो ब्लोटेड बॉडी होती है उसमें वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, और गैसेस बहुत ज़्यादा होती है, और फैट की भी स्टिमुलेशन हुई भी होती है जगह जगह। फैट भी आसान लफ्जों में ये कहेंगे कि जैसे अफारा हो जाता है पेट पे, हाँ, पेट ये फूल सही जाता कह है, सकते हैं, पेट अफारा फूल हो जाता है, और इसमें यह है कि खट्टी मीठी डिकारें आना शुरू हो जाती हैं। और ये जब मैंने एंजाइटी का नाम लिया आपको, जिनको भी एंजाइटी डिप्रेशन होगी, गैसेस बनती है, पेट फूलता है, या तो उनको घबराहट, धड़कन तेज शुरू हो जाती है, गैसेस दिल की तरफ जाती हैं, दिल घबराने लग जाता है, तो सर दर्द शुरू हो जाता है, हाथ पाँव जलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसी सूरत में आपको हो तो आपने लेना है इसबगोल दाना, ये ब्राउन कलर का होता है, इसकी आधी चाय वाली चम्मच, तुख्मे बालंगा आधी चाय वाली चम्मच, गोंद का तीरा आधी चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में डिप कर दें आधे घंटे के लिए, फिर उसे चम्मच के साथ शेक करें और पी लें। हो सके उसमें कोई सा भी लाल मशरूब भी डाल सकते हैं आप, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसमें यह है कि तेज़ाबियत भी दूर होगी, पेट का फारा भी दूर होगा, हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी। ये फ़ैट लॉस पे कैसे जा सकते हैं? हमने जैसे आप लोगों ने बताया कि हेल्दी भी खाएं और जो है वो फ़ैट लॉस भी हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि वज़न बढ़ रहा है, आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ख़राब खाना खा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फ़ैट लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना। तो हेल्दी खाने पे तो हम यकीनन बात करें और आगे भी करेंगे। अभी फ़ैट लॉस खाते भी ना और ख़त्म कैसे करें? ये माइंडफुल ईटिंग, इसके मैं इजीली इसको समझा दूँ। जब भी आप खाना खाने बैठे ना, माइंडफुल ईटिंग से मुराद ये है कि आपका माइंड जो है वो पूरी तरफ उसकी तरफ ही कॉन्सेंट्रेशन हो, इधर उधर ना हो। पहली चीज़ तो ये है कि आप ज़रा डीप ब्रेथ्स लेना शुरू करें, क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना उसको रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस वक्त हम खाना खाएं ना तो हमारी बॉडी को रिलैक्स होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये 2 से 3 दफ़ा आप जो है वो डीप ब्रेथ्स लें। उससे क्या होगा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चली जाएगी, उससे हमारे माइंड भी सिग्नल देगा बॉडी को कि अब हमें डाइजेशन की तरफ जाना है, ठीक है। और माइंड में अपने ये कह के बैठ के खाने को और उसको अच्छी तरह से चबा के खाना है सबसे पहले, और पानी का इंटेक वही आधे घंटे बाद करना है।
और तकरीबन 25 टाइम्स सॉक से च्यू करें, फिर उसके बाद उससे निकलें। तो उससे अच्छी तरह से सलाइवा भी उसमें शामिल हो जाएगा और फिर जब डाइजेशन होगी तो वो प्रॉपर तरीके से होगी। जब हर चीज़ प्रॉपरली होगी ना, फिर उसके बाद जब हम लोग इस तरह से प्रॉपर वे में खाएंगे तो खुद ब खुद ही हमारी बॉडी में इतनी नेचर ने सलाहियत दी है कि वो ब्रेन को सिग्नल देगी कि अब जो है वो और नहीं खाना। जब हम तरीके से खाएंगे, चीज़ों को समझ के खाएंगे, तो फिर ये कि ज़्यादा भी नहीं खाएंगे, ओवर ईटिंग भी नहीं होगी, अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट भी होगा। और जब फूड सही से डाइजेस्ट होगा, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं वही हम नज़र आते हैं बेसिकली, तो वो सही से वाइटल न्यूट्रिएंट्स जितने भी जिस बॉडी पार्ट को चाहिए उस तरह से सही से डाइजेशन भी होगी, एसिमिलेशन भी बेहतर तरीके से होगी बॉडी में। और ये कि फिर इन तमाम मसाइल से भी हमारा छुटकारा हो सकता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, हर चीज़ खाएँ मगर एतदाल में खाएँ और इन चीज़ों को देखते हुए खाएँ कि हमें अच्छी तरह से चबा के खाना है। इन तमाम चीज़ों का जब हम ख्याल रखेंगे तो हमारा जो है वेट भी इंक्रीज़ नहीं होगा। सही, एक कॉलर भी हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मंजूर अलैकोट नजीबुल्लाहपुर से सिटी है। वालेकुम अस्सलाम। हम ठीक है मंजूर साहब, आप कैसे हैं ये बताएं। मैं आज जितना खुश हूँ ना रिमशा बेटा, मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों? ये जनाब सर नज़ीर साहब आए हुए हैं तो मैं खुश नहीं होगा कि मेरा एक मसला था, मैंने कहा कि अल्लाह करे किसी दिन आए तो मैं बात करूँ। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर भाई कैसे हैं, खैरियत से? सर मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह पाक का करम है। अच्छा आपको तो पता है हमारे इलाके में जो है ना वाइट पुदीना बड़ा ज़बरदस्त होता है, ठीक है। हमें जब भी कोई तकलीफ होती है या कुछ मैदे की या कुछ तेजाबियत या कुछ, तो हम भाई एक फकी ले लेते हैं, गुजारा हो जाता है। अच्छा पिछले दिनों जो मेरा जो फूड का जंग खाना और ये नहारियाँ और पाए, ठीक है, सर्दियाँ भी थी, तो कभी कभार ऐसे होता है कि खा तो लिया है लेकिन आधे पौने घंटे बाद जो है ना मैदे में कुछ अजीब सी जो है ना गड़बड़ेशन होती है। तो जी सर क्या पुदीना भी वहाँ काम नहीं करता? तो कोई ऐसी पक्की या कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसी चीज जो हम घरेलू तौर पर उसको कर सकें। और मैडम रिश्ला जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर साहब, बड़े ज़बरदस्त। अच्छा ये वाइट पुदीना क्या चीज़ है, तो मुझे आज पहली दफ़ा पता लग रहा है। और थैंक यू सो मच मंजूर साहब फॉर कॉलिंग। हमें तो आपकी वजह से भी बड़ी नई नई चीज़ें पता लग रही हैं, तो आप हमेशा बड़ी एनर्जेटिकली कॉल करते हैं, बड़ा मज़ा आता है आपसे बात करके। पुदीना दो किस्म का होता है, एक देसी होता है, एक पहाड़ी होता है। पहाड़ी पुदीना वाइट पुदीना कहलाता है। अच्छा वाइट पुदीना, हाँ, क्या इसका कलर भी वाइट होता है उसका? हाँ, इसका थोड़ा सा वाइट सा होता है, लाइट कलर का होता है। और इसका दूसरा नाम है मिर्जन जोश। अच्छा। और पहाड़ी पुदीना, एक ही चीज़ के दो नाम है ये। एक देसी पुदीना होता है जो हम घरों में खाने में भी डालते हैं, इसका सूखा हुआ भी मिल जाता है। जो पहाड़ी पुदीना है, अगर जैसे अभी भाई ने कहा कि हम निहारियाँ भी खा रहे हैं, ये चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से मैदा डिस्टर्ब हो गया, पुदीना भी काम नहीं कर रहा, तो आपने सिंपल पुदीना नहीं लेना, आपने पहाड़ी पुदीना ले लें 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते के बाद आधी चम्मच पानी के साथ, रात खाने के बाद आधी चम्मच पानी के साथ, यानी जब भी खाना खाएं उसके बाद आप आधी चम्मच ले लें पानी के साथ। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको अच्छी सी डिकार आएगी और ये पेट में सब हल्का हो जाएगा। सही, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं रुबीना बात कर रही हूँ। जी रुबीना पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरे ना जैसे मैं कोई भी गर्म चीज खाती हूँ तो मेरे ना मुंह में छाले हो जाते हैं, और मतलब गले के अंदर ना दर्द होने लग जाता है और गला भी आ जाता है और अंदर हलक में काफी छाले वगैरह हो जाते हैं ना। और सुन वगैरह मेरा जिस्म जो है ना, जैसे सुन पाँव मेरे सुन रहते हैं, हाथ पाँव कभी सुन पना हो जाएगा तो हाथ पाँव पाँव मेरे सुन ज्यादा, एक पाँव सुन रहता है सीधा ना। अच्छा इनसे पूछिए कंधों में खिंचाव तो नहीं होता? जी कंधों में भी खिंचाव होता है, और ये यहाँ से ना, ये जो गर्दन है ना, कोई भी मैं वजन वगैरह उठाती हूँ तो गर्दन मेरी नसें बड़ा दर्द करती है, खिंचाव। और चिड़चिड़ापन है, बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है? जी ऐसे ही है। तो मियाँ को फोन दे दे, वो बता देंगे। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी लग रही है। अच्छा हम जो है वो आपके सवाल का जवाब लेंगे रुबीना, आप हमारे साथ ट्यून रहिएगा, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं पहले, ब्रेक के बाद वापस आएंगे इस जवाब के साथ। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब रुबीना के सवाल का जवाब ले लेते हैं। उन्होंने जो सिम्टम्स बताए थे कि उनको जो है वो कंधों में तकलीफ, पाँव सुनना, तो क्या इसकी वजह है? आप दोनों एक एक करके जवाब। उनको तेजाबियत है बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये है कि इनका स्ट्रेस लेवल हाई, मुंह में छाले भी हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, घबराहट बेचैनी रहती है। तो जिनको भी मुंह में छाले रहते हों
वो एक पंसारी की दुकान पे जाएं, 3-4 चीज़ें ले लें। 50 ग्राम तबाशीर ले लें, 50 ग्राम मिश्री ले लें, इसमें 10 ग्राम इलायची सब्ज़ डाल दें, इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच दोपहर, आधी चाय वाली चम्मच शाम को मुंह में डालें, थोड़ा सा पानी लेकर थोड़ा मुंह में घुमाएं, फिर पी लें। दिन में 3 बार करें आप, 2-4 दिन करेंगे मुंह के छाले ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा, इसबगोल छिलका एक बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। और आजकल तरबूज आए हुए हैं, वो आप थोड़े से खा लिया करें, तो इंशाल्लाह ताला मुंह के छाले भी ख़त्म होंगे, तेज़ाबियत भी दूर होगी। थोड़ा सा वॉक करें, चला फिरा करें, ग़िज़ाओं में थोड़ी सी तब्दीली करें, आप अरवी का इस्तेमाल करें, आप भिंडी का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी में आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी पूरी होती है। सही, आपके नज़दीक जो है वो क्या मेरे हाल है नज़दीक इनके ये छालों है का और कि बाकी चीज़ों का? हाँ, कि छालों के लिए तो फॉलिक एसिड बेहतरीन है, इसकी सप्लीमेंट भी मिलता है, अवेलेबल है, इजीली वो आप ले लें। उसके अलावा जो भी सीजनल फल और सीजनल सब्जियां आती हैं उसका ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बेसिकली विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, उसमें B1, B2, B3, B9 बहुत सारे होते हैं, ये असाब को कमज़ोर कर देते हैं। फिर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होगा, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और धूप में भी बैठें, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी इनको हो सकती है, क्योंकि डिप्रेशन, स्ट्रेस यही इसका मेन वजह है, जो कि फिर पूरी बॉडी में असर करने लगता है। और असाब इनका थोड़े कमज़ोर हैं, जैसे ये कही थी ना, पाँव भी सुन हो जाते हैं, ये हो जाता है, तो इन्हें फल और सब्जियां जो भी सीज़न की मौजूद हैं और फिश का भी इस्तेमाल करें, और धूप में भी बैठें, तो इनका काफ़ी हद तक ये मसला हल हो जाए। जैसे हाथ पाँव का सुन्न होना, ये डायबिटिक पेशेंट्स के साथ भी होता है, और आजकल आम तौर पर भी लोगों के साथ हो रहा है। जिनके भी हाथ पाँव सुन्न हो जाते हों, वो 2 जड़ी बूटियाँ ले लें। एक ले लें सतावर में विटामिन के की मिकदार पाई जाती है, और असगन नागौरी, इसके अंदर विटामिन B12, B6 पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें 100 ग्राम लेके पहले साफ़ करें, फिर मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ या 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा 2-3 दिनों में हाथ पाँव का सुन्न होना आस्ते आस्ते ख़त्म होगा, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, आम लोग भी ले सकते हैं। अच्छा, ये जो हाथ पाँव सुन्न होने वाला फैक्टर है, क्या ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है? इस पर भी हम बात करेंगे। समहाउ हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आयरन डेफिशिएंट हो जाएंगे। हाँ, पाँव सुन्न हो जाते हैं तो कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी से भी होता है। B12। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? अकरम बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। कैसी है रमशा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं और आप क्या पूछना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका, विदाउट कोविड आ रही है, आपकी पूरी टीम को मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा सवाल एक है छोटा सा, वो ये है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए? सही। और दूसरा, फ्रूट के लिए कौन सा मुनासिब टाइम है? सही, ठीक है। बहुत आपने अच्छा और मुनासिब सवाल किया है कि वाकई हम बात तो कर रहे हैं कि खाना, लेकिन कब कौन सा खाना और फ्रूट का टाइम, क्योंकि उमूमन क्या हो रहा है, डिनर टाइम के बाद भी फ्रूट खा रहे हैं, किनू खा रहे हैं बैठे हुए। अच्छा, सबसे बेस्ट तो ये है कि अपना टाइम सेट कर लें, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक मुकर्रर वक्त तो डेली बेसिस पे जिस वक्त आप खाना खाएं, नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी, क्योंकि अगर हम मुकर्रर टाइम पे खाते हैं ना, तो फिर हमारी खुद ही बॉडी सिग्नल देती है कि अब इस वक्त इनके क्योंकि जब हमारा खाना हज़म हो रहा होता है, तो बेसिकली हार्मोन्स, एंजाइम्स और जो है ना, ये आपस में इनकी कम्युनिकेशन चल रही होती है, सेल्स टू हार्मोन्स। और फिर अगर हमारा एक टाइम मुकर्रर होगा ना, तो फिर ब्रेन उसी वक्त सिग्नल देगा और उसी वक्त ये सारे एंजाइम्स हमारे खारिज होंगे, तो डाइजेशन बेहतर हो जाएगी। और सेकेंडली जो मैंने पानी का कहा था, उससे ये कि अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि अक्सर लोगों को तेज़ाबियत हो रही होती है, स्टमक एसिड लो होने की वजह से भी हो रही होती है, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा वैसे खाने खाए, आपका जो है एसिडिटी बढ़ गई। फिर जब एंटी एसिड्स यूज़ करते हैं तो वो हमारे इसको लो कर देता है, एसिड को, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टमक एसिड लो हो जाता है, यानी इतना लो हो जाता है वो सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि हमें एसिडिक होने की ज़रूरत है स्टमक को। तो फिर जिनके साथ लो इसका प्रॉब्लम है, तो फिर उनके लिए एप्पल साइडर विनेगर बेस्ट है कि वो आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी में 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर को मिक्स करें, 1 टीस्पून से स्टार्ट करें, और फिर 1 हफ्ते बाद 1 टेबलस्पून पे आएँ। शुरू 1 टीस्पून से करना चाहिए, और फिर वो देखें कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आधे घंटे पहले आप खाने से ले लेंगे। और फिर जैसे इन्होंने कहा, फ्रूट्स कभी भी खाने के फ़ौरन बाद फल नहीं खाएँ, क्योंकि जिस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा एसिडिटी ज़्यादा चाहिए उसे, और फिर जब हम उसके बाद फल खा लेते हैं ना, खाना खाती, तो वो पड़ा रहता है, वो भी ब्लोटिंग और ये सब चीज़ें करता है, क्योंकि खाना अलग तरह से डाइजेस्ट होता है, फल जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। खाने को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोटीन है, फैट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें।
हमेशा फल को ना बीच में खाएं, जैसे नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में आपने खा लिया, या फिर शाम और रात के खाने के बीच में आपने खा लिया, कभी भी। और रात में ना खाएं तो अच्छा है, सुबह से और शाम तक खा लें तो ये बहुत ही बेस्ट है। अच्छा, और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में वक्फा कितनी देर का हो, और ये बीच में फलों को भी डाल लें तो कब, किस तरह से प्लान करें? देखो रमशा, इसमें एक टाइम शेड्यूल आपको बनाना होगा, ठीक है। सुबह 8 बजे नाश्ता कर लें, दोपहर को 12 से 12:30 के दरमियान, 1 बजे के दरमियान लंच कर लें, फिर शाम को 4-5 बजे के टाइम पे टी टाइम कर लें, चाय और थोड़े से कुछ हल्का फुल्का ले लिया करें, या फ्रूट ले लिया करें आप, और फिर रात को 8 बजे आपने खाना करना है, डिनर करना है। तो ये एक रखिएगा, और जो भी चीज़ खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं ज़ौजिया खालिद बात कर रही हूँ। देखिए, मुझे ये पूछना था दोनों से ही, डॉक्टर से, देखिए आपका प्रोग्राम बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। बेटा मुझे ये पूछना है कि मेरे 2-3 दिन बाद है ना, मेरे पेट में दर्द उठता है एकदम नाक के ऊपर, फिर मुझे मोशन इतने होंगे, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। फिर मुझे आज से मुझे उल्टियाँ भी हो रही थी, समझ नहीं आता कि मैं अलग एक कुछ रोज़ा रखा, उस दिन भी कुछ खाया। मैं बहुत कम खाती हूँ, फ्रूट लेती हूँ, लेकिन जब मेरे तबीयत खराब होती है ना तो मेरी नाक से बहुत दर्द होता है, और मुझे इतनी तकलीफ होती है ना कि मोशन बे मोशन, और आपको तो मुझे उल्टियाँ भी बहुत सारी हुई हैं चंदा। अच्छा, तो कुछ पूछना चाहते हैं आप दोनों इनसे? मैं समझ गया उनकी। सही जी बिल्कुल, मेरे मुझे नाप की मैं ठीक करा लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत दर्द होता है बेटा, बहुत दर्द। समझ गए हैं आपका सवाल, आपके जवाब भी लेते हैं, लेकिन पहले एक और कॉलर है, उनका भी सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहया, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी सेहत का ख्याल रखती नहीं रखती? जी, कोशिश तो भरपूर रखती हूँ और रखती हूँ जी। बहुत जरूरी है भाई, आपकी सेहत सही होना, ताकि हम आपके प्रोग्राम देखते रहे। हम सब आप हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखा करिए। यकीनन मैं जितनी जगह कॉल करता हूँ, जितने भी होते हैं, सबको दुआ में याद रखता हूँ। बहुत शुक्रिया। और आपके मेहमानों को सलाम हो, और शाह साहब को देख के तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कॉल ना करूँ, मैं जरूर करता हूँ। शाह साहब हमें बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये कि मैदे के हवाले से, देखिए हम अपने मैदे पे तो खुद जुल्म करते हैं ना, चीजें खाते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक मैंने सुना एक ऑपरेशन होता है मैदे का, वो मैदा छोटा कर दिया था देश में, क्या वो सही है करवाना या नहीं सही है? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये है रमशा मेरा कि हम जैसे ड्राई फ्रूट्स लेते हैं ना, हमारा ड्राई फ्रूट का जो है ना कंसर्न ये होता है कि हम सब सर्दियों में ड्राई फ्रूट यूज करते हैं, तो कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम गर्मियों में भी यूज करते हैं कि हमारे यूजफुल हो? ये मेरा सवाल। सही, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से कौन से ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, पहले मिसेस खालिद का जवाब ले लेते हैं, फिर यह है कि सवाल का जवाब भी लेंगे। मिसेस खालिद ने नाफ और उसका बताया। देखिए, जिन लोगों की भी नाफ हिल जाती है, बार बार मलवाते हैं, ठीक करवाते हैं, तो हमारी एक जड़ी बूटी आती है, बड़ा म्यूजिकल नाम है उसका, नक चिकनी के नाम से। नक चिकनी, इसे कैपिके में चिकन के नाम से पुकारा जाता है, और कराची में जो है नक चिकनी के नाम से। इसमें मिट्टी बहुत होती है, बिल्कुल झाड़ की तरह होती है, इसे झाड़ लें और इसमें से मिट्टी हटा दें, यानी साफ़ कर लें इसे, फिर इसे बारीक पाउडर बना लें, इतना बारीक हो कि कपड़े में छान लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ लें, चाहे खाने से पहले या बाद में लें। सिर्फ 5 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी नाफ आपकी जगह पे आ जाएगी। अच्छा, ये भी बता रही है मोशंस हो रहे हैं, उल्टियाँ बहुत हो रही हैं। हाँ, ये नाफ ही इनकी डिस्टर्ब हुई है, जो ये बता रहे हैं। मैं मजीद एक चीज़ बताना चाहूँगा, तो जब पेट में मोशंस हो रहे हो तो बेलगिरी का मुरब्बा ले लें आप, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात को लें। इंशाल्लाह ताला 2 दिन इस्तेमाल करें, पेट का जितना भी मोशन की प्रॉब्लम होगी ये हल हो जाएगी। उल्टी वगैरह भी, उल्टी जो आती है आमतौर पे देखें, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, आपके घर में पुदीना ताज़ा होता है और इलायची होती है, 4 पत्ते पुदीना के और 1 सब्ज़ इलायची 1.25 कप पानी में डालें और इसे उबाल लें, फिर इसे उतार के ठंडा करके आधा कप पी लें, आधा कप 2 घंटे बाद पी लें। इंशाल्लाह ताला लूज मोशंस भी ख़त्म हो जाएंगे, वॉमिटिंग भी दूर हो जाएगी। तीसरी चीज़, जिनको फूड पॉइजन हो जाता है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पुदीना और इलायची। पुदीना और इलायची। और उसके अलावा जो है मुझे ये लग रहा है इनकी थोड़ी गट हेल्थ भी मुतासिर है। असल में हमारे गट में ना गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं और बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। जब बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाएं और गुड कम हो जाएं तो ये भी मसला दरपेश होता है इस तरह का, जैसे ही बता रही हैं। और नाफ मुझे तो लग रहा है इनकी डिस्टर्ब है, उसको भी सेट करने की ज़रूरत है। और जब ये कंडीशन हो जाए आपकी, तो उसके लिए ज़ीरे का इस्तेमाल भी आप करें, पुदीने का भी। अच्छा, इसका ना एक ये पूरी ड्रिंक बनती है जो मैं ज़्यादातर रिकमेंड करती हूँ, मैं वो ड्रिंक बता देती हूँ, उससे काफ़ी हद तक मसले मसाइल जो है इससे रिलेटेड हल हो जाएंगे। वो क्या करना है आपको, 1 टेबल स्पून ज़ीरा
1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टीस्पून अजवाइन। इसको रात को आप 1 लीटर पानी में भिगो के रख दें रात भर के लिए, और सुबह जो है इसको एक जोश दे दें ज़रा सा, और फिर जब वो ठंडा हो जाए तो कोशिश करें कि ग्लास का यूटेंसिल हमेशा यूज़ करें। ग्लास की बॉटल्स भी अब तो अवेलेबल हैं, प्लास्टिक में इसको नहीं करना है। जब ये ठंडा हो जाए इसको छान के पूरे दिन इस्तेमाल करना है। एम्प्टी स्टमक पे ले लें थोड़ा सा, और फिर ये बॉटल आपने बना के रख ली, इसको पूरे दिन यूज़ करें। तो इससे बहुत से जो ये उल्टी, मोशन, एसिडिटी, ये सब मसले आपके हल हो जाएंगे, क्योंकि ज़ीरे में, सौंफ में, सब में डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं। पाइल उसको जूस को स्टिमुलेट करता है, उसको बेहतर प्रोडक्शन करता है उसकी, ताकि ये जो मसले मसाइल हैं ये हल हो जाएं। और अजवाइन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और ये सब। अच्छा, जो हम दाल वगैरह में जीरे का तड़का लगा देते हैं, तो इस तरह से अगर आप जीरा कंज्यूम करें, लाइक सब्जी में अगर आप भिंडी भून रहे हैं तो हम जीरा डाल, तो वो भी उसी तरह से रोल अदा करता है खानों में जाने के बाद। बिल्कुल कह रहा होता है, मगर जब ये प्रॉब्लम चल रही है तो आप इसका पानी बना के मैं वैसे ही फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ले रही थी कि हम जैसे वैसे ले रहे हैं, और आपने बताया कि ये जो है आपकी जो एंजाइम्स उनको एक्टिव करता है, तो इसमें आपको हेल्प करता है जाके। ऐसा तो नहीं कि किसी कॉम्बिनेशन में आके अपना रोल खत्म कर देता है। ठीक, एक कॉलर है हमारे साथ, उनको लेते हैं, फिर याह्या के सवाल का जवाब भी हमें लेना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए, और प्लीज टीवी का वॉल्यूम डाउन कीजिए, सवाल कीजिएगा। जी, मैं ये कहता कि एसिड क्या प्रॉब्लम होती है, यानी कि रात को खाना खाने के बाद जो है एकदम जो भी थोड़ा बहुत भी खाना खाता है बंदा जो है पेट फूल जाता है, ये इसकी ये एसिड का बहुत प्रॉब्लम होती है यार। और आपका तो प्रोग्राम देखते हैं रिमशा बाजी, आप बहुत अच्छा, बहुत एक्टिव खातून है, और अल्लाह ताला आपको आगे तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, हम अपनी दुआ में याद रखा करें। सवाल करने का भी शुक्रिया आरी साहब, आपके सवाल का जवाब ऑनर लेंगे। और सबसे पहले याह्या पूछ रहे थे कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अब सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि गर्मी में भी खा सकते हैं? शाह साहब, ये कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें? रिमशा, ड्राई फ्रूट हो चाहे सी फूड्स हो, आप सर्दियाँ और गर्मियाँ दोनों में खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। एक लिमिट रखें आप, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी आप एक मुट्ठी खा लिया करें। लोग बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मुट्ठी आप खा सकते हैं, और तमाम चीज़ें। और आम तौर पे जैसे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा फील हो रही है, आपको कहते हैं ना कि यार मुझे गर्मी की शिकायत है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपने किशमिश लेनी है हरी वाली, वो 10 दाने 12 दाने 1 गिलास पानी में डिप कर दें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, 1 चाय वाली चम्मच, और 1 घंटे के बाद उसे शेक करके पी लें। आप देखें आपको ठंडक का एहसास होगा, गर्मी की शिद्दत आपको कम महसूस होगी। अच्छा, ड्राई फ्रूट खाने का टाइम भी जो है वो रात में हमारा अमूमन होता है, मूवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, तो उस वक्त खा रहे हैं। हाँ, वो मसला नहीं है, खा सकते हैं, बस क्वांटिटी का खाएं। और अच्छा ये होता है कि सुबह नाश्ते में ले लें, क्योंकि हमारे सुबह के टाइम पे ना एब्जॉर्प्शन पावर बहुत होती है बॉडी में, तो ज़रा नट्स अच्छी चीज़ है, तो वो सुबह के टाइम में, वैसे तो पूरे दिन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक कोशिश करें कि जब खाना खाएं, खाना खाने के बाद वॉक ना करें, एक 40-50 कदम चल लिया करें, बस टहल लिया करें, सही, हल्का फुल्का। लाइट। तो घर में खाना ही उठा के रखा है किचन में, जरा पानी शानी जो है वो चीज़ों को समेटे। में 40-50 तो 40-50 कदम, क्योंकि अमूमन हम क्या करें, खाना खाया, टेबल से उठे, जाके सोफे पे बैठ गए, खाना जो है वो उठ रहा है, या बेड पे चले गए, वहाँ बैठ गए, फौरन लेटना नहीं चाहिए, ये भी बड़ा थोड़ा सा चल लिया करें, 40-50 कदम चल लिया करें, ताकि आपको 2-3 टिकारें आ जाए। ठीक। और अकरम साहब का भी सवाल था, और अकरम ने अली का भी, मोहम्मद अली का भी सवाल, इनका सवाल और कुछ लोग औरों के भी माइंड में चल रहा होगा हाजमे के लिए। अभी मैं आपको एक सफूफ बनाकर दिखाऊंगा, वो आप अपने घर पे बना लीजिएगा, आपकी सारी मुश्किलों में आसानी होगी। अभी नहीं, ब्रेक के बाद हम यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एसिडिटी को भी डिस्कस करेंगे, और ये जो सफूफ बनने जा रहा है जो एसिडिक प्रॉब्लम को कंट्रोल करेगा, उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। कुछ और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनके सवाल भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आपका नाम बताइए और क्या पूछना चाहते हैं, भी बताइए। मोहम्मद शफीक नाजमाबाद से बात कर रहा हूँ। जी शफीक। मैडम असलम जी, कि सुबह के वक्त जब उठता हूँ, एक तो मुंह में थूक जमा हो जाता है, फौरन मुंह में थूक जमा हो जाता है, ठीक है, उसमें बलगम सा भी होता है, ठीक है। और जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो पूरे रास्ते नाश्ते के बाद, मतलब नाश्ता तो कर चुका होता हूँ ऑफिस निकलने से पहले, जब ऑफिस निकलता हूँ तो पूरे रास्ते में मतलब मुंह में थूक और उसमें कुछ बलगम होते हैं, वो जमा हो जाता है, वो बार बार मुझे जो है ना वो फेंकना पड़ता है। ये मतलब ये और ऑफिस से जब निकलता हूँ शाम 6 बजे ऑफ होने के बाद, फिर उस वक्त भी यही कैफियत होती है।
सही। रात खाना खाने के बाद भी थोड़ा सा जो है मतलब इस तरह जिस तरह आदमी खकाते हैं तो मतलब उस तरह आवाज मतलब उस तरह से जो ना मतलब सूख आ रहा होता है। सही, ले लेते हैं आपके सवाल का जवाब। एक और कॉलर भी है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वो ड्रॉप हो गए। चले, अच्छा सबसे पहले हमारे पास सवाल आपने सफूफ बताना था फॉर द एसिडिटी, और फिर शफीक साहब के सवाल का जवाब भी लेंगे। देखें, अभी जिन साहब ने अभी सवाल किया था कि उनके मुंह में थूक बहुत ज़्यादा आता है, बलगम भी पैदा हो रहा है, तो आपने सिर्फ एक चीज़ लेनी है, बनफशा के पत्ते, उसका केवा बना के एक टाइम रोज़ाना पिया करें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। और दूसरा, जो तेज़ाबियत हो रही है, गैसेस हो रही है, पेट फूल रहा, फारा हो रहा है, तो एक सफ़ूफ बनाना मैं सिखा रहा हूँ, आप इसे अपने घर पे बनाइए। ये तेज़ाबियत भी दूर करेगी, मैदे की जलन भी दूर करेगी, मैदे का दर्द भी ख़त्म करेगा, गैसेस भी और पेट का फूलना इसको भी ठीक करेगा। इसमें टोटली आपने 4 चीज़ें लेनी हैं। देखें, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है अजवाइन। ये आपके पेट के दर्द को और पेट के फूलेपन को ख़त्म करती है। ये आप लेंगे 50 ग्राम। दूसरी चीज़ है ये सौंफ, ये गैसेस बनने नहीं देती है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है सब्ज़ हरीड़, ये कब्ज़ की शिकायत को दूर करती है और सर दर्द के लिए भी मुफीद है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। हस्बे जायका काला नमक आप डालेंगे इसमें, तकरीबन जितना आपको इस जायका बनाना हो उसमें। अगर ब्लड प्रेशर रहता हो तो काला नमक इस्तेमाल ना करें, सिर्फ बाकी चीज़ों का पाउडर बना लें इस तरीके से, और खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको शफा पहले ही 15-20 मिनटों में हो जाएगी। लेकिन जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक लें। लेकिन जब गैसेस की प्रॉब्लम रहती हो तो ये फिर अक्सर रहने लग जाती है, तो ये अपने घर पे बना के रखें, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थूक का क्या मुंह से भी ताल्लुक इसका ये ऑयल पुलिंग भी करें, इससे भी इनको जैसे सुबह उठ के नहार मुँह ना कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है इसका। तो आप 1 गिलास पानी में कुछ ड्रॉप्स उसके डाल के बस मुंह में जैसे कुल्ली करते हैं ना हम लोग, उसे करते रहें और फिर उसके बाद मेरे ख्याल 1 मिनट से स्टार्ट करें, 5 मिनट तक कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में करा नहीं जाएगा। बस उसे करते रहें, फिर उसे थूक को फेंक दें, तो इससे इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है माउथ के लिए, कोई भी जो इन्हें प्रॉब्लम हो रहा होगा वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा, आमतौर पे ना घर पे अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा माउथ वॉश कंट्रोल करता है इन चीज़ों को? माउथ वॉश करें या ना यूज़ करें? देखिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत कम कर देता है बॉडी में, तो माउथ वॉश का इस्तेमाल कम ही रखें तो अच्छा है। ऑयल पुलिंग ना मुंह की बदबू बहुत चीज़ों के लिए बेहतर है, जो भी मुंह के मसाइल है ना उसके लिए बहुत अच्छा है ऑयल पुलिंग, नहार मुँह सुबह। सही। एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको मसूड़ों में, दांतों में प्रॉब्लम होगी ना, तो उसकी जो मेन रीज़न्स होती हैं, एक मैदे की वजह से भी होती है, दूसरा अगर आपकी नाक बंद है, गले में रेशा गिरता हो, या आपको साइनसाइटिस एलर्जी होती हो, तो ये आपकी आंखों को भी कमज़ोर करेगा, दांतों को भी ख़राब करेगा और मुंह के जायके को भी ख़राब करेगा। तो इसलिए आप मद्देनज़र रखें कि क्या रीज़न्स हैं इसमें, आप उसी हिसाब से यूज़ करें। अगर आपको मसूड़ों में बहुत प्रॉब्लम रहती है, गर्म ठंडा लग रहा हो, तो आपने 10 कतरे अमृत धारा ले लें। अमृत धारा, उसमें 7 अजवाइन, 7 पुदीना, 7 काफूर, 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है। आप किसी भी पंसारी को बोलें अमृत धारा का फार्मूला दे दें या बना हुआ दे दें, उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें। मुंह की स्मेल को भी ख़त्म करती है, पायरिया के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, और दांतों के दर्द को भी ख़त्म करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी ये तो बात सही है कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और इन चीज़ों को अप्लाई करते रहेंगे, सारी जितनी भी आपने चीज़ें देखी हैं उसमें देखें कि मेडिसिन का रोल बहुत कम है। हालांकि न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ हैं, हकीम शाह साहब भी आपके साथ हैं, बहुत सारे लोग दवाइयों पर इन्हिसार कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब नेचुरल चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं, तो हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे। मैदा ठीक होगा तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर होगा, आपको जो दीगर बीमारियां हैं उन सब से छुटकारा मिलेगा। मैंने तो आज यही सीखा। थैंक यू सो मच हकीम शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वजिया, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मरियम मोहसिन मौजूद हैं, और बात क्या करेंगे, देखेंगे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ बड़े मज़ेदार सी और कलरफुल सी और अट्रैक्टिव सी वॉल हैंगिंग्स दिखाई दे रही हैं, जो कि आपको फ्रेम में दिखाएंगे भी। कमर भाई ज़रा दिखाएं, और हमें नज़र भी आ रहा है। तो मरियम ये बताएं कि बड़े ज़बरदस्त आपका काम है, किस किस तरह का काम है? खाली पेंटिंग्स करती हैं, लेकिन मुझे डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे शीशा वर्क है, और क्या क्या इसमें नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो मरियम। थैंक यू सो मच। ये वॉल हैंगिंग्स होती है, बेसिकली ये वुड के ऊपर बनती है और ये क्ले से काम होता है। क्ले जो मिट्टी आती है, चिकनी मिट्टी, ये लिपन आर्ट कहलाता है, और ये काम अभी तक कराची में किसी और ने नहीं किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस थिंग।
और ये गुजरात का, इंडिया का काम है, ये यहाँ पर होता ही नहीं है। ये क्ले क्या नाम लिया आपने? लिपन आर्ट। ये लिपन आर्ट के नाम से बड़ा मशहूर काम है। अच्छा। ये वुड के ऊपर हम करते हैं, मैं खुद करती हूँ ये सब चीज़ें। ये हर तरह की बनती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी ये जो एम्बोस चीज़ हमें दिख रही है ये जी, ये मट्टी क्ले है। बिल्कुल, ये क्ले है। क्ले जो आती है ना, क्ले चिकनी की, मट्टी। जी हाँ, जैसे सब चीज़ें बनती हैं, स्कल्पचर्स वगैरह बनते हैं, ये वो है। ये सारी आप देख रहे हैं, सब वही चीज़ें हैं। है सब वुड के ऊपर, पेंटिंग्स है, फिर ये क्ले की है, इसमें कस्टमाइज भी है, जैसे आप ये वाली पहले देख क्ले सकते वाले हैं। आप दिखाए, मैं आपको उठा के देती हूँ। ये देखिए, पहले मैं ही दिखाती हूँ, इसमें आप इसको ब्रीफ कीजिएगा। इसमें आपने लिखा हुआ है लब्बैक या हुसैन, और ये जी ये कस्टमाइज है। ये जो सिंधी, मेन सिंधी का सिंधी वर्क कहलाता है, रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में जो बनता है, अपना अजरक का कलर जो है, ये वो और चीज़ अजरक है। में शीशे वगैरह भी होते हैं, शीशे वगैरह, तो मिरर उसका भी वर्क टच है आपने साथ दिया में। हुआ है। ये तो आप कस्टमाइज में आप जितना चाहे इतना उसको और खूबसूरत बना सकते हैं। कांच लगा सकते हैं, फिर सेंटर में बड़ा मिरर लगा सकते हैं, जैसे वो भी हमें ये एक नजर क्लॉक आ रहा है भी मिरर है। वर्क। और ये यहाँ पर भी आप देखें कि मेरे साइड में जो रखा हुआ है, इसका भी कितना अच्छा ये मिरर वर्क हुआ हुआ है। इसमें भी क्ले और मिरर का जी काम। आपके आगे रखी हुई आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे जो रखी है उसमें क्लॉक भी है, वॉल क्लॉक्स वगैरह है, वो भी इसी के साथ बनती हाँ, है। वो रही क्लॉक। और क्लॉक में मशीन वगैरह भी फिट करवा सब के मशीन चलती है, सब फिट की जबरदस्त। हुई है। ये कस्टमाइज बनती है, चाहे तो आप कलर का ऑर्डर दे सकते हैं, अपनी मर्जी के डिज़ाइन बता सकते हैं, लेकिन ये और कहीं काम नहीं होता। ये मेरे अलावा कराची में अभी तक कोई नहीं कर रहा। वो जो अब नजर आ रहा है जहाँ पे अभी हम जा रही हैं, कितना अच्छा बना हुआ है। इसमें क्या शीशा भी यूज हुआ है क्या? जी शीशा भी है इसके अंदर, साथ में ये प्लाई के ऊपर किया हुआ है, और है वही क्ले से काम किया गया है। सही है, ये भी हम देखते हैं ये क्या, वाओ, कलर क्योंकि कॉम्बिनेशन पेंटिंग्स तो बड़ी कॉमन होती है, पेंटिंग्स तो हर दूसरा कर रहा है, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है आर्टिस्ट का होना, लेकिन ये चीज़ें बाकी और कोई नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कितने टाइम में तैयार होता है ये एक क्ले? क्योंकि क्ले को बारीक बारीक इस तरह हमने फोल्ड करा हुआ जी है, बारीक फोल्ड किया हुआ है। ये तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं एक फ्रेम को तैयार होने में, क्योंकि इसके ऊपर आपको पहले डिज़ाइन करनी होती है, फिर आपको उसके ऊपर क्ले का बना के आपको लगाना होता है, और फिर पेंट करना होता है, फिर वार्निश देना होता है ताकि ये वुड ख़राब ना हो जाए। इसमें 3 to 4 डेज तो अप्रॉक्स लग ही जाते हैं। सही। कुछ पेंटिंग्स भी हमें नजर आ रही हैं जी, और वो बिल्कुल। भी बड़ी अच्छी लग रही हैं। इसको दिखाएं सीधा करके। पेंटिंग्स है, और भी है पेंटिंग्स तो। ज़बरदस्त। हाँ, लेकिन ये जो ये आपने क्ले से बनाया हुआ है, ये बहुत अच्छा है। ये डिफरेंट भी है और जी प्यारा बिल्कुल भी लग रहा डिफरेंट है। ना। ये भी बहुत प्यारी है। तो ये काम आपने सीखा है या क्या है? आपको आपकी फैमिली में रन करता है किस तरह? नहीं, मेरी फैमिली में भी रन नहीं करता, और मैंने ये सीखा भी नहीं है। ये तो बस इतना शौक है, बैठे बैठे क्या करूँ, कुछ कलर्स करती रहती हूँ, मिक्स करती रहती हूँ, स्केचिंग बैठे बैठे करती रहती हूँ। तो वो करते करते नेट पे सर्च करते करते मुझे ये लिपन आर्ट नज़र आया, और मैंने कहा वो काम करूँ जो यूनिक हो या ना हो रहा हो, क्योंकि बाकी सब काम तो बहुत आसान है कि यहाँ हो ही रहे हैं हर चीज़ के, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। सही। तो ये अगर ये जो आपका, इसको क्या कहते हैं, वुड बोर्ड कहें क्या? हाँ, प्लाई वुड है, लसानी की वुड है ये। सही। ये हमें एक लेना है, तो इनके क्या प्राइसेस रेंज है और किस तरह से जनरल लोग ले सकते हैं? प्राइजेस पर हैं, डिपेंड्स ऑन साइज एंड मटेरियल। जैसे ये छोटी साइज़ है तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 4000 इस तरह से है। फिर जितनी बड़ी वॉल डिकोर्स हैं सब होती है, सबसे बड़ी बड़ी साइजेस भी है जिसमें 32 इंचेस भी आते हैं, काफ़ी बड़ी हो जाती है, वो सब भी अवेलेबल है क्लॉक्स में। सही। तो आपको ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं? कैसा फीडबैक है आपका ओवरऑल? ऑनलाइन कर रही हैं आप? जी मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान में आर्ट की इतनी वैल्यू है ही नहीं। है ही नहीं यहाँ पर इतनी वैल्यू, लेकिन ये कि ज़ाहिर है एग्जिबिट मैं करती हूँ, एग्जीबिशंस मेरे जगह जगह होते हैं। रशियन आर्ट सेंटर है, उन्होंने स्पेशली मुझे अवार्ड भी दिया है, इसके ऊपर नॉमिनेट हुई थी मेरी पेंटिंग्स, उसके ऊपर अवार्ड मिला है मुझे। तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन ये कि एग्जीबिशन में अच्छा लगता है, यूनिक चीज़ है एक। हाँ, लोगों को देखने को भी मिलता है और अच्छा भी देखने लगता को मिलता है। है। इवन कि आपका खुद का बड़ा अच्छा टाइम इसमें पास होता रहता है कि आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मसरूफ़ रहते हैं। बिल्कुल ऐसे, और ये नया भी है तो लोगों जी को बिल्कुल बिल्कुल उनको देखने में भी मज़ा आता होगा। तो वैसे ऑनलाइन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अगर लोग देखते हैं और कहते हैं यार हमें ये बनवाना है, तो कोई अगर आपको डिज़ाइन दे और वो बनवाना चाहे इसको मिक्स करके लिपन आर्ट में, तो वो बन सकता है। कैनवस वगैरह अपनी मतलब का बता देते हैं लोग। कैनवस बता दे, कैनवस पे क्ले नहीं बन सकता, क्योंकि वो कैनवस तो कपड़ा होता है, तो कपड़े के ऊपर क्ले चिपकेगा नहीं। अगर आपको क्ले का काम चाहिए तो वो वुड पे ही हो सकता है। वुड का अगर आपको साइज बता देंगे, भाई बड़ा सा चाहिए, छोटा चाहिए, मिनिएचर में चाहिए, तो वो आप किसी भी तरह से कर देते हैं। कस्टमाइज हो जाती हैं, साइज, कलर, मटेरियल सब चीज़ें
कस्टमाइज हो सकती हैं जैसा आप चाहें। चलिए ये तो बहुत अच्छा है। तो आपने पेंटिंग वगैरह भी सीखी है कहीं से या ये भी बस शौक में नहीं, कर ये रही मैंने हैं? खुद करते यूट्यूब देख कर प्रैक्टिस किया है। एक्चुअली इन सब में जो है ना मेरे हस्बैंड का बड़ा सपोर्ट होता है, वो ये कहते हैं करो, फिर वो मुझे बैठे बैठे गाइड कर रहे होते हैं। हालांकि वो तो डॉक्टर हैं, लेकिन वो मुझे गाइड कर रहे होते हैं कि ये कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये कलर मत लो, वो कलर ले लेना। फिर वो मुझे आइडिया देते कि देखो यूट्यूब पे ये वाली वीडियो देखना, ये बड़ी अच्छी वीडियो आई है आज। सही। तो ये सारा सपोर्ट उनकी तरफ से होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये देखें ना कि आप अभी यूट्यूब के आने के बाद या ऑनलाइन चीज़ें बिजनेस होने के बाद ये इस तरह से हो गया कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आसानी हो गई है। एक एक्टिविटी बेस्ड भी, और अगर आपको अच्छा लगे और उसको एक्सपोजर मिल जाए तो आप उससे कमा भी सकते हैं। सही कह रही हैं तो आप। ये वाली बात है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये वाली बात है। आप जैसे आपने उसको प्रोडक्टिव बनाया है, पॉजिटिव वे में करें या नेगेटिव में करें। पॉजिटिव में करेंगे तो फिर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। फैमिली में से लोग खरीदते हैं, देखते हैं, चीज़ें पसंद करते हैं। हाँ, फैमिली में से ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो लोग। जो भी नई चीज़ बनाती हूँ तो वो लोग फ़ौरन मुझे इनकरेज करने के लिए कहते हैं कि ये बेटा मुझे दे देना, ये मैं ले लूँगी। तो घर से ही सपोर्ट शुरू होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने घर में भी अपने लगाए होंगे, जो जी, आते मैंने होंगे तो घर में उनको मिलता लगाई होगा है। कि यार हाँ बिल्कुल, ये मुझे मैंने अच्छा लगा। कैनवास पेंटिंग बहुत सारी घर में लगाई है। इनफैक्ट मैंने कस्टमाइज करके अपने बच्चों की लगाई है, स्केचिंग की हुई है, वो सब मैंने उनके कमरों में लगाई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ओवरऑल जो है वो रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, फीडबैक अच्छा मिल रहा है। आगे इसको कंटिन्यू रखना चाहती हूँ कि बड़ा मेहनत वाला काम है। जी, मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मुझे ये लाइन अच्छी लगती है, पेंटिंग का और ये सब काम करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पर्सनली भी मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। इसमें क्या होता है कि आप अपने फारिग टाइम में आराम से बैठ के कर सकते हैं। वो नहीं होता कि आपको अभी निकल के जाना है, अभी ये काम करना है। क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी होते हैं तो फिर मैं ये काम प्रेफर करती हूँ जो मैं आराम से रात को तसल्ली से कर सकूँ। बिल्कुल ऐसे। और बच्चों के साथ तो ये मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता जी, है। मुश्किल है, मगर और वो शौक होता है ना। मी टाइम जरूर चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है जो पेंटर्स होते हैं या कोई भी आर्ट का काम करते हैं तो उनके लिए बेहतरीन मेडिटेशन यही होती है। बिल्कुल यही कि होती है। आपका जो अच्छा वक्त गुजरता है वो आप यहाँ पे गुजारते हो, रिलैक्स सही, बिल्कुल सही आपको कह इससे रही फर्क हैं। लगता है वैसे जब आप ये करती हैं, रिलैक्स फील करती हैं? मैं तो बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। मैं तो जितने भी दिन में थकी हुई हूँ ना, फिर मैं अगर रात को ये सब लेकर बैठ जाती हूँ मुझे बड़ा सुकून लगता है कि चलो सारी थकन निकल गई दिन भर की। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये काम करना। और इवन कि मैं तो सोचती रहती हूँ दिन में कहीं गई, अब ये देखा कि सेटअप है तो अब रात को बैठे बैठे स्केचिंग इसकी कर लूँगी। अभी मैं यही देख रही हूँ कि इस तरह से भी होता है, फिर अब रात को इसकी स्केचिंग कर लूँगी, फिर पेंटिंग आराम से उसकी करती रहूँगी। इस तरह करती हूँ। सही, ज़बरदस्त, अच्छा काम कर रही हैं। आप यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहूँगी थैंक यू आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरे काम को प्रमोट किया। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप जैसे लोग ही होते हैं जो हमें प्रमोट करते हैं, हमारे काम को आगे लेकर जाते हैं। तो जो लोगों को ये पसंद आए देखे वो किस तरह से आपसे रब्ता करें, ऑर्डर करें? मेरा फेसबुक पे पेज है मरियम मोहसिन के नाम से, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हूँ। मेरा नंबर आप चाहें तो चला सकते हैं, अगर मैं आपको अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है कांटेक्ट करने का 033423155753। मरियम नाम है, तो आप मुझे कॉल करके भी अपने ऑर्डर्स दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है मरियम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। Thank you, और बहुत अच्छा करें, कंटिन्यू रखें इन लोगों को। और जो है वो जो भी मैं तो कहती हूँ कोई भी ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, जो भी टैलेंट रखती हैं उसे ज़रूर करें और फारिग वक्त में करें, थोड़ा टाइम निकाल के करें, तो आप सब अपनी ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी फील करेंगी। थैंक यू मरियम फॉर कमिंग इन द शो। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।